इनको आप जब तक कहोगे नहीं ना ठंड कम पड़ गई, तब तो इनको पता ही नहीं चले कम पड़ गई। कहना पड़ेगा कि अब ठंड कम नहीं है। नहीं क्या पहन रखा कह रहा हूं ये। ठीक है ठीक है। रसा अवयव रस निष्पत्ति रस का साधारणीकरण। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट में थोड़ा चयन, अब तो हालांकि इतना नहीं रहा, पहले फर्स्ट ग्रेड आसान था। इसका कारण था फर्स्ट ग्रेड में नंबरिकल टॉपिक है। आगे जैसे एक सिद्धांत आएगा वक्रोक्ति सिद्धांत, इसमें जैसे 10 सवाल बनते तो एक सवाल क्लिष्ट बनता है, 9 सवाल सरल। जरूर नहीं हमेशा क्लिष्ट है। एक है ध्वनि सिद्धांत, शब्द शक्तियों पर आधारित है। एक ये हो गया, एक ये। उसके बाद इनके रहते हैं दो और, अरस्तु लॉन्जाइनस। फिर वो काव्य हेतु काव्य प्रयोजन, वो कोई ज्यादा नहीं है यूं, ये हम नहीं है तो भी आधे फर्स्ट ग्रेड को पढ़ा देते हैं सेकंड ग्रेड को। और एक है काव्य लक्षण, ये मैं पूरी क्लास ना लेकर थोड़ा थोड़ा लिखाऊंगा ताकि दोनों लिख लेंगे यूं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ये भी नहीं है सेकंड ग्रेड में। फिर भी ये मेरे को लिखवाने हैं तो मैं 4-4 5-5 लिखवाऊंगा 20-25 मिनट डेली, तो ये हो जाएंगे काव्य लक्षण। एक सेकंड ग्रेड भी ये पढ़ा रहा हूं साथ में ही। अब ये सेकंड ग्रेड जैसे कि ये यूं हमने चर्चा कर ली, भले कर ली, लेकिन सीधे आपके है नहीं, इसलिए हम आप क्लास में विद्युत रूप से आपको नहीं पढ़ाएंगे। ये तो बिल्कुल ही नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाएंगे। ये यूं ही जितना जरूर था उतनी चर्चा हो रखी है, ये भी जितनी जरूरी है उतनी चर्चा हो गई। ये फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक है, ये सारे नंबरिकल टॉपिक है। यानी जैसे कि यहां से 15 सवाल आते हैं, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती, या तो करेंगे या छोड़ देंगे, इसलिए यहां बढ़िया स्कोर कर लेते हैं। पहले सेकंड ग्रेड में व्याकरण का वेटेज ज्यादा था और फर्स्ट ग्रेड में इसका कम था। जो था वो फर्स्ट ग्रेड में राघव कवर कर रही थी, इसलिए फिर सरल हो गया कंपटीशन, क्योंकि व्याकरण में आप राघव पढ़ो और लगभग लगभग कर लो। ये नंबरिकल टॉपिक है, भाषा का नंबरिकल टॉपिक है, इसलिए जिनकी समझ बढ़िया होती है वही ठीक है, रट्टा मार लेते उनके भी हो जाता है। अब क्या है, व्याकरण में आपकी विकारी अविकारी इत्यादि जैसे कि ये चीजें दे दी ना, अब यहां आप रट नहीं सकते। तो अब पहले वाली बात फर्स्ट ग्रेड में रही नहीं। साथ ही फर्स्ट ग्रेड में जो विधाओं का पार्ट है वो ज्यादा जोड़ दिया है, इसलिए अब आप इतना दोहरान भी नहीं कर सकते, जितना हो जाए उतना पर्याप्त है। अब जिनके नंबर बढ़िया आ रहे हैं, बंद करना या गणपति जी की जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। गणपति जी को पता ही नहीं है कि खुली है बंद है, खोल के आ जाओ। ऐसा नहीं कि दिखता नहीं हूं। और सेकंड ग्रेड में भी है विधाएं, लेकिन इतनी नहीं है यूं। अब जिनके सब्जेक्ट ठीक हो रहा है ना, वो थोड़ा जीके पर ज्यादा ध्यान दे। ऐसा नहीं कि हमेशा यूं बस यही नहीं, जिनके ठीक हो गया, ठीक का मतलब क्या है, फर्स्ट ग्रेड वालों सेकंड ग्रेड वालों को फिर भी थोड़ा टाइम है। जिनके अपने 100 में से 70 से 80 के बीच में सवाल बच रहे हैं, उनकी ठीक तैयारी है भाई। क्योंकि ये तो कोई है नहीं कि सारी चीज मैं पढ़ा रहा हूं वही है। विधाओं में क्या पढ़ा रहा हूं, बिना पढ़ाई भी आप पढ़े तो भी वही चीज निकलनी है। व्याकरण में वही है, एक साहित्य पर थोड़ा मान लिया जाए। इसलिए जो स्कोर आपका यहाँ रह रहा है वो आरपीसी उससे बेहतर करोगे आप आरपीसी में, तो वो जीके पर ज्यादा जोर दे। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में से जो भी 50 से 70 के बीच है, वो
जीके के साथ साथ सब्जेक्ट पर भी बराबर जोर दें, और जो इससे नीचे है उनका स्कोर ठीक नहीं है, उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने फर्स्ट ग्रेड जैसे हमारे सीरीज वाले स्टूडेंट देखे हैं, उनके स्कोर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सारे लोगों को बढ़िया चल रहा है, तो वो थोड़ा उस उधर ज्यादा ध्यान देंगे। नए स्टूडेंट है जिनका स्कोर अभी भी यहाँ, तो उनको जीके और सब्जेक्ट संतुलित पढ़ना है। इससे भी नीचे है जैसे, तो उनको थोड़ा ज्यादा जोर लगाना। भाई ये नहीं है कि वो बार हो गए, नहीं, बार बार कोई हुआ ही नहीं है, 10 नंबर वाला भी नहीं हुआ, क्योंकि 10 वाला 100 जा सकता है। इसलिए हाँ, ये कोई बात ही नहीं, ये लागू ही नहीं होती, इसलिए मैदान छोड़ना तो मूर्खता ही अपने आप में। रस निष्पत्ति, इसको आप समझेंगे ढंग से यूं। टेस्ट अपने कब है, अगर एक को कर दे तो रविवार है, बाकी कोई फायदा नहीं है। मैं यूं थोड़ा आराम से ही दौड़ भाग नहीं रहेगी मेरे यूं, क्योंकि जस्ट एक दिन बाद है। अगर 2-3 दिन दूर होता तो नहीं रखते, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कार्मिक जुड़े हुए हैं, तो उनकी थोड़ी परेशानी है, तो उन्होंने ही मैसेज किया है कि हो सके सर कर दो। हालांकि संडे में सैटरडे में कोई फर्क नहीं है, वो देख लेंगे, शाम सुबह भी देख लेंगे। नहीं, अब तो लंबी क्लास है ये, एक कल को छोड़कर लंबी रहेगी क्लास अभी। व्याकरण में आप जो पढ़ रहे हो, साथ साथ 2 किताबें पढ़ना ही, हरदेव बारी और वासुदेव नंदन प्रसाद पढ़ेंगे ही आप, क्योंकि इस बार पूरा पूरा टॉपिक इन्हीं का है। मैं नहीं बना रहा हूं, आरपीसी की सवाल है वो। वाक्य शुद्धि शब्द शुद्धि है, दोनों आपके अगले टेस्ट में है कि नहीं है? है। लोकोक्ति मुहावरे हैं और वाक्य, ये आप कामता प्रसाद से पढ़ेंगे। होता ही है कि आपको टेस्ट के लिए पहले पढ़ना पड़ रहा है, मैं बाद में पढ़ाता हूं, बढ़िया ही तो है, इस बहाने आप पहले पढ़ लेते हो। वाक्य वाला टॉपिक आप के.आर. मैया और कामता प्रसाद से पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अब पढ़ लेंगे नहीं तो आप पढ़ नहीं पाओगे। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति मुहावरे हरदेव बारी और वासुदेव नंदन से पढ़ेंगे पढ़ेंगे। इतर जो पढ़ते हो आपकी इच्छा है, और किसमें कहीं स्थान है ऐसा अलग से जो आपको पढ़ना है, बाकी नोट्स पर्याप्त है। फर्स्ट ग्रेड वाले रस निष्पत्ति पढ़ने के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी किताब की पीडीएफ दे दूंगा, इतना शानदार दे रखा है कि कोई सवाल गलत नहीं होगा। भरत मुनि का सूत्र है ये, दो घंटे समझाऊंगा, जिनकी जितनी ज्यादा धारण क्षमता है उनकी ठीक रहे। विभावा अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र, यानी यहां से रस है, सनिष्पति, इसका अर्थ यह हुआ कि 3 चीजें दे रखी, एक है विभाव, एक है अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इन तीनों का संयोग होता है, जोड़ होता है, मिलन होता है, संबंध स्थापित होता है स्थायी भाव से। और अब जो स्थायी भाव था, इनके मिलने से, जैसे कारण भी इसमें शामिल है, आपका अनुभव भी इसमें शामिल है, और जो पोषक तत्व है वो भी शामिल है, इनका इनसे मिलन होगा, और जो परिणाम है यह रस रूप में प्रकट हो जाते हैं, यानी ये रस। अब हुआ क्या है, रस की उत्पत्ति हुई है, कह रहे ये एक शब्द है, ये निष्पत्ति। निष्पत्ति का अर्थ है रस की उत्पत्ति होना।
ये संयोग, यानी इन सब का, इन तीनों का इनसे मेल हुआ है, इसी को हम लोग संबंध भी कह सकते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से, संयोगाद्र, ये रस है, संयोगात है, ये संयोगात रस निष्पत्ति, या इन तीनों के संयोग से, स्थायी भाव के साथ इनका संयोग होने से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि के सूत्र में दो शब्द जिन पर सर्वाधिक जोर डाला गया है, वो शब्द ये है, संयोग और निष्पत्ति। अब इसका अगर यह अर्थ लगा दिया जाए कि इनका इनसे संबंध स्थापित हुआ और रस की उत्पत्ति हो गई, यह केवल एक ही उत्तर निकला, उत्पत्ति, जिसको आप उत्पत्तिवाद कह सकते हो। निष्पत्तिगत उत्पत्ति और संयोग, ये एकांगी दृष्टिकोण है। अब इस सूत्र की व्याख्या अलग अलग लोगों ने की है, ये भरत मुनि ने इतनी बात कहकर छोड़ दी। अब इस सूत्र की व्याख्याता आए, उन्होंने कहा अलग अलग आदमी आता है। जैसे कोई भी, माना कि मम्मट है, तो मम्मट ये कहते हैं कि भरत मुनि ये कहना चाहते थे। माना कि आनंदवर्धन आते हैं, ये नहीं है इनमें, तो आनंदवर्धन ये कह रहे कि सूत्र के माध्यम से भरत मुनि यह बात कह रहे थे, कह रहे, यानी भरत मुनि ने रसा अवयवों के संदर्भ में एक सूत्र दिया है। इस सूत्र में आए हुए दो शब्दों को, जो मैं कह रहा हूं, अपने आप सवाल बन रहे, जैसे एक सवाल बन गया कि सर्वाधिक जोर किस पर डाला है, तो इन दो शब्दों पर, संयोग और निष्पत्ति शब्द को उठाया। इनके आधार पर अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने मत दिए और उन सब ने अपनी अपनी बात रखी कि सूत्र में भरत मुनि क्या कहना चाहते थे, रस की उत्पत्ति होती कैसे है, इन शब्दों का अर्थ क्या है, और रस मूल रूप से कहां रहता है। अब कहां रहता मतलब ये कि एक पाठक भी है कि उसका स्थायी भाव रस रूप में प्रकट हो। एक आप के सामने आपको कोई बात बता रहा है, जैसे कि आप दर्शक हो, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, मैं भगवान श्री राम की कोई बात आप तक पहुंचा रहा हूं, तो एक तर्क यह भी है कि मैं अपने आप को राम के साथ पूर्णतः मिलाऊं, तादात्म्यकरण करूं, मेरे अंदर राम की जो अवस्था थी, जो सुख दुख है, वो प्रकट हो, और आपको ये आइडिया लग जाए कि शायद इस प्रकार से राम सुखी दुखी हुए होंगे, तो हो सकता मुझ में रस स्थायी भाव का रस रूप में प्रकट हो रहा, बदल रहा है, या मूल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें। ऐसे करके तीन कंडीशन बन जाती है। सूत्र है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, रस निष्पत्ति। इस सूत्र में दो शब्द आए हैं। सामान्य अर्थ ये रहेगा, वास्तव में क्या है, बिना किसी व्याख्या और व्याख्याता के अनुसार भी ये रहेगा कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के स्थायी भाव के साथ मेल इन संयोग होने से रस की उत्पत्ति यानी निष्पत्ति होती है। सूत्र में दो शब्द है। चार बड़े व्याख्याताओं का नाम लेते हैं क्रमशः, जिनका समय भी है, यूं कुल 11 है। हम चारों की बात करेंगे। जो हमारा सूत्र है वो ये है, LA SA BB AA, यहीं से सेकंड ग्रेड में सवाल आया है। इस सूत्र की व्याख्याता है भरत मुनि का जो रस सूत्र था, इसकी व्याख्या इन लोगों ने की है। ये जो दे रखे हैं ये इनके सिद्धांत है, ये इनके नाम है। L से बनता है लोलट, भट्ट लोलट, नाम ये पूरा लोलट। S से बनता है शंकुक, B से बनता है भट्ट नायक, और A से बनता है अभिनव गुप्त। धीरे समझाऊंगा मैं थोड़ा यूं। ये जो A B दे रखे हैं, यहां से भी इस A से एक सिद्धांत बनता है आरोपवाद।
हालांकि यह एक दूसरा नाम भी रहेगा, उत्पत्तिवाद। ये इससे भी एक नाम बनता है, अनुमिति, अनुमान, अनुकृति, अनुमितिवाद। बी से यहां से भी एक नाम बनता है, भुक्तिवाद या भोगवाद। ए से भी एक शब्द है, सिद्धांत है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्तिवाद। खुली नहीं खिड़की, क्या हो रही? इसको भी खोलना पड़ेगा थोड़ा, ये कम कम। एल ए, एस ए, बी बी, ए, ये क्रमशः है। जैसे इनका समय आप 850 के आसपास लेते, इनका समय 9वीं शताब्दी है। भट्टनायक ये 10वीं है, ये थोड़े इसके बाद 10वीं से 11वीं के बीच, ये क्रमशः है। ये भरत मुनि के रस सूत्र के पहले व्याख्याता है, पहले व्याख्याता है। ये दूसरे, ये तीसरे, उसके बाद ये। इन सब की कोई न कोई रचनाएं रही होगी। हमारे पास में जो रचनाएं हैं वो या तो अभिनव गुप्त की है या मम्मट की है। 3 रचनाएं लेते हैं, इनको अपना आगे बढ़ेंगे, वापस आएंगी। ध्वन्यालोक, यह रचना है आनंदवर्धन की। इसके ऊपर टीका लिखी है, जिनको आप या तो केवल लोचन कहते हो या आप ध्वन्यालोक लोचन कहते हैं। अब जो भी हम पढ़ते हैं, इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, बिना किताब देखे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अब तो आपको ये बात याद हो गई होगी कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मैंने पढ़ा है, तब ये हो सकता है मैंने बहुत बार पढ़ा है। अब आपने भी इसको बहुत बार सुन लिया, तो अब जो मेरी स्थिति वो आपकी बन जानी चाहिए, बन गई हो। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश। चिंतामणि की भी है, बिल्कुल है। भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने जो रस की बात की वो नाटक के संदर्भ में ही की है। इस पर भी टीका लिखी है। लिखने वाले कौन है? अभिनव गुप्त है। भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र पर अभिनव गुप्त की टीका है अभिनव भारती। अभिनव भारती नाम से ये अभिनव गुप्त की रचना होगी, अभिनव भारती। फर्स्ट ग्रेड में हम लोग ध्वनि सिद्धांत पढ़ेंगे, ये स्वतः आ जाएगा। एक है इनकी ध्वन्यालोक लोचन, यानी 2 रचनाएं तो हो गई आपके अभिनव गुप्त की अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। एक रचना है मम्मट की काव्य प्रकाश। अब जो हम लोगों को ये सिद्धांत जिस रूप में मिलते हैं, जो व्याख्याएं मिलती है, वो इन रचनाओं मिलती है। भट्टनायक की भी अपनी रचनाएं, शंकुक लोलट की भी हुई होगी, ठीक, लेकिन इन सब के आगे एक शब्द जुड़ जाएगा आपके, अनुपलब्ध। मिलती नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इनकी भी अपनी रचना होगी, इनकी भी है, लेकिन हम लोगों को वह रचनाएं नहीं मिलती है। इसलिए लोलट, शंकुक, भट्टनायक की और अभिनव गुप्त की तो है ही। इस सूत्र के बारे में इनकी जो व्याख्या है वो अभिनव गुप्त के ध्वन्यालोक लोचन या केवल लोचन रहेगी, अभिनव गुप्त की अभिनव भारती रहेगी, मम्मट की काव्य प्रकाश। इन्होंने, जैसे कि मम्मट ने जो व्याख्या की है लोलट के बारे में, हम लोगों को वो मिलती है। फिर जैसे बचन सिंह जैसे और आलोचक, उन्होंने इसको थोड़ा सरल रूप दे दिया, सैम शंकुक के साथ, सैम आपके भट्टनायक के साथ। तो हमारा सूत्र है एल ए, एस ए, बी बी, ए। अब यहां से एल से निकल गया आपके लोलट, शंकुक है, भट्टनायक है और अभिनव गुप्त है।
सूत्र याद रहेगा। हम लोग जैसे कामायनी पढ़ते, कामायनी, कामायनी में 15 सर्ग है। आरंभ होता है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। अंत में क्या है? आनंद। उससे पहले कोई न कोई रहस्य, पूरे वे कोई रहे बीच में, हो गए। अंतिम क्या है? अंतिम आनंद दर्शन। आनंद, आनंद है, आनंद है। और जो आनंद दर्शन है ये शैववाद है, आपको पता होगा। इसका इससे क्या लेन देन? कोई लेन देन, बस लास्ट में इतना ही है। प्रसाद जी की कामायनी में 15 सर्ग है। अंतिम सर्ग का नाम आनंद सर्ग है। और जो ये आनंद है ये शैववाद है। इसका अर्थ यही है कि भगवान शिव के ही वहां जाते हैं तो वहां किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। इसलिए मनु, इड़ा, श्रद्धा और सब लोग एक बैल लेकर शंकर के वहीं जाते हैं और वहां शंकर समाधि थे, क्योंकि वहां किसी प्रकार राग द्वेष है नहीं। चाहते यही है, प्रसाद जी यही चाहते हैं, आनंदवाद की स्थापना करना वो चाहते थे। इसलिए उनके अंतिम यानी जो यात्रा चिंता से शुरू हुई है वो आनंद पर जाकर समाप्त हुई है। रचना है, महाकाव्य है, काल्पनिक है। और इसमें आप पढ़ ही रहे हो, अगले टेस्ट में जो सीरीज वालों के है ही है छायावाद। वहां हम लोग 4 बड़े कवि पढ़ते हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेव वर्मा। उन चारों का अपना दर्शन है, ध्यान रखना। एक सवाल रहेगा तो शंकर का तो सॉरी ये प्रसाद जी का तो हो ही गया। जयशंकर प्रसाद के घर के आगे चबूतरा था। हाँ, शिव मंदिर था वहां, ओटा था मंदिर, तो क्या कह सकते, बड़ा ओटा था। और ये जो प्रसाद जी की मंडली के लोग थे वो वहां रात को बैठते। शिवरात्रि इनके जोरदार होती, महाशिवरात्रि। फिर वहां ये कविताएं बोलते, वाचन करते। पास से नदी है तो फिर ये नदी में नाव में बैठ जाते और वहां ये गाते बजाते, बड़े भाव विभोर होकर आनंद मग्न हो जाते, क्योंकि शिव के भक्त जो ठहरे। जयशंकर प्रसाद शैव थे, शैव यानी वो शिव जी के भक्त। अब जैसे आप महादेव वर्मा का दर्शन लेते हो, हमने पहले एक दिन कहीं जिक्र कर लिया, बौद्ध दर्शन में वो चीज आ गई हमारे, बौद्धों का दुखवाद पढ़ लिया हमने। तो बौद्ध दर्शन में दुखवाद है, दुखवाद। दुखवाद का अर्थ ये नहीं होगा बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले दुखी रहेंगे, नहीं। दुखवाद का अर्थ ये हुआ कि आप अपने दुख को वहां विरेचन कर देते हो, जो हम लोग अरस्तु के वहां पढ़ते हैं। दुख गल जाता है, दुख मिट जाता है। लगता है कि कहीं कोई समझ समाधान नहीं है तो फिर बौद्ध धर्म। महादेव वर्मा का दुखवाद है, जो बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन है उनका, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध दर्शन पर आधारित है। पंत, जिसका आप अरविंद सुमित्रानंदन पंत, जिनके आप रचनाएं पढ़ते हो, उग्रवीप, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव। फिर गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। अब जो रचना आ रही है स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। आगे रजत शिखर, फिर चिकलो आ जाएगी, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। ये स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि 1947 की रचना है। हमारा ट्रिक है कि 1947 में सोनेरू सूरज उग्यो कह रहे। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है। कौन से अरविंद? वही अरविंदो घोष। हाँ, एक महान दार्शनिक। पंत जी पर गांधीवाद का भी प्रभाव है। छायावादी कवि जो ठहरे, क्योंकि वो कहते हैं छोड़ ध्रुवों की छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, कह रहे। ये प्रकृति चित्रण है। यानी एक तरफ बाले है, एक तरफ प्रकृति है, तो वो प्रकृति को छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ नहीं रहे। तो ये छायावादी तो है ही है। धीरे धीरे इनकी यात्रा है वो कितनी करवट लेती, कितने रूप बदलती है। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित। उससे पहले युगांत, 1936 की रचना है, युग का अंत होना। युग वाणी, इसका अर्थ है कि बहुत सारे लोग एक साथ ही बोल रहे हैं, और प्रगतिवाद में यही है, सामूहिकता का भाव। और ग्राम्या
गांव का चित्रण है, गांव का। और प्रगतिवाद में भी गांवों का ही चित्रण है। प्रगतिवाद जो कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित है, उसमें दलित, पिछड़ा, वंचित, समाज से धकिया हुआ एक वर्ग, जिसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। एक पूंजीवाद है, पूंजीपति वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग है। तो जो प्रगतिवाद है ये मार्क्सवाद से प्रभावित है। और मार्क्सवाद में दो गुट है, एक पूंजीवादियों का गुट है, एक सर्वहारा गुट है। सर्वहारा गुट में मजदूर वर्ग आता है। तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, एंजिल की विचारधारा है, हीगल्स की विचारधारा है, वह सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति है। इसका मतलब दो वर्ग हो गए, एक शोषक, एक शोषित। तो इनकी जो विचारधारा, इनकी सहानुभूति, विचारधारा मतलब सहानुभूति शोषित वर्ग के प्रति है, शोषक नहीं। यह शोषण करता है, जो शिकार हो रहा है, इनकी सहानुभूति उनके प्रति। ये अपना छायावाद चल रहा है। छायावाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स से प्रभावित है। तो कार्ल मार्क्स की अपनी एक विचारधारा वो अपना ली किसने? प्रगतिवादियों ने। अब हमारे प्रगतिवाद में कौन आते हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन, रांगे राघव, ये प्रगतिवादी या मार्क्सवादी कवि जैसे। अब आप इन कवियों को देखेंगे, इनकी जो रचनाएं रहेगी वो गांव गली की रचना रहेगी, खेत खलियान की रचना रहेगी, ये मजदूरों की रचना रहेगी, किसानों की रचना रहेगी। यहां कपोल कल्पित दुनिया में गोते नहीं लगाए जाएंगे। क्या प्रगतिवाद है। इससे पहले जैसे छायावाद था, जिसको अपन छोड़ रहे हैं, यानी पंत जी बहुत सारी विचारधाराओं से प्रभावित है। इन चारों के अपने दर्शन, अपने सीधे मूल बिंदु पर आ रहे हैं। पंत का अपना एक दर्शन है अरविंद दर्शन। महादेव वर्मा किससे प्रभावित है? बौद्ध धर्म से, दुखवाद से। प्रसाद जी किससे प्रभावित है? शैव दर्शन से, उनका दर्शन है शैव दर्शन। अब रहे निराला वेदांत, अद्वैत, अद्वैत, अद्वैत। वेदांत तो हालांकि पंत के साथ है। अद्वैत, अद्वैत का अर्थ हम लोग शंकर वाला अद्वैत पढ़ चुके हैं, और ये कोलकाता वहां पर रह रहे थे। तो इन चारों के चार दर्शन हो गए। एक का संबंध है अद्वैतवाद से, एक युगांत या अरविंद दर्शन से, हमारा ट्रिक रहेगा पंत, युगांत, पंत, अरविंद, पंत, वेदांत। एक का संबंध रहेगा बौद्ध या दुखवाद से, क्योंकि वो कहती यही है कि मिलन का नाम मत ले, मैं ही विरह में चिर हूं। कहती है, कौन कहती है? महादेव वर्मा, कि मेरे को मेरे प्रियतम से मिलना नहीं है, मैं विरह में चिर हूं। क्यों? मेरी जो देह है दीप शिखा सी देह, जिस प्रकार से दीपक की लौ, दीपक की झाल, ज्वाला, शिखा कहते हैं, वो जलती है और चारों ओर के वातावरण को रोशन करती है, मैं स्वयं जल कर ही खुश हूं, कह रहे, क्योंकि वो अपने प्रियतम से मिलना नहीं चाहती। यहां रहस्यवाद आ गया है ही। आप शुक्ल जी को पढ़ोगे परिभाषा, छायावाद का अर्थ, जो दो अर्थ लेते हैं उसमें एक रहस्यवाद है, जो कि महादेव वर्मा में देखने को मिलता है। कह रहे प्रसाद जी का शैव है, जो पढ़ ही रहे। यानी अब घूम फिर के बात एक जगह आकर ठहर गई कि जयशंकर प्रसाद, उनकी कामायनी, कामायनी का अंतिम जो सर्ग आनंद दर्शन है, और आनंद दर्शन का अर्थ क्या हुआ? शैववाद। बस एक बात आपके दिमाग में रहेगी, इसको आप यहां से जोड़ेंगे। यानी यहां पर LASABBAA अंतिम कौन है? अभिनव गुप्त है। अंतिम कौन सा? आनंद दर्शन था। आनंद दर्शन का अर्थ ही समरसता है, शैववाद है। इसका अर्थ यही है, समरसता। बस सुख दुख से ऊपर उठ जाओ, कह रहे। इसका मतलब यहां चौथा जो अंत में आ रहा है, इनका एक दर्शन है, ये शैव दर्शन है। अब आप कहोगे इनका आपस में संबंध क्या है? संबंध हमें जोड़ना है, कुछ नहीं। हम लोगों को संबंध स्थापित करके वो भी याद करना, ये भी याद करना। कितना बढ़िया नर्तकियों का जेठाराम देखियो थी, है इतनी प्रतिभा है छुपी है, पता ही नहीं चलता है। अब आगे हो सके एक दिन तनित लाने परफॉर्म करनी पड़ जाए, ठीक नहीं था? आप अपने ग्रुप में था ना, क्या नहीं देगा? आधारभूत में जुड़े हुए नहीं आप? तो मैंने मेरे रील में डाला ना, वहां देखिए करो। वन स्टेटस में मेरे वो उसमें रील लगा दी, इंस्टाग्राम, सॉरी।
है? इंस्टा, आप इंस्टा पर हो? अच्छा, फॉलोअर मेरे? व्हाट्सएप पर लगा देंगे आज। अच्छा नृत्य किया इसने, बढ़िया यूं। नहीं तो ये बोलते ही नहीं, पता ही नहीं चलता है, जबकि प्रतिभा तो भरी पड़ी है। पढ़ता पढ़ता पूरा यूं बोर हो जाओ, उस दिन रख लेंगे वो छोटी मोटी कोई अपन कोई यहाँ कल्चरल कार्यक्रम यूं, उसमें पता चलेगा जेठाराम जैसे कितने यूं हुनरमंद लोग हैं, प्रतिभाशाली। एक बार देखने बाद वो डिलीट हो जाता यूं है। नहीं नहीं, वो तो रील थी। नहीं नहीं, मैं यहाँ था नहीं, तो इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ ध्वजारोहण किया है, जोरदार सलामियां ठोकी है, भारत माँ की जयकार लगाए नहीं, देशभक्ति की भावना भरी जोरदार भरा नहीं, जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जो सुबह सुबह यहाँ आते नहीं है, जोरदार इन्होंने, बढ़िया था, अच्छा लगा मेरे को, ये ठीक किया। नहीं तो हम क्या जैसे यहाँ रहते तो फिर इनकी प्रतिभा है वो खुलकर सामने आ नहीं पाती है। इन्होंने अपने भावों का, हाँ मतलब प्रकट किए भाव है। अभिनव गुप्त का दर्शन हो गया, शैव दर्शन, लास्ट में चौथा है भट्ट नायक। फिलोसफी आप में से शायद किसी के रही हो, रही है कि नहीं रही है? पढ़ी है क्या? तो मेरे को क्या याद है, लेकिन मेरे जैसे ग्रेजुएशन रही है। अब तो फिलोसफी देते हैं जबरदस्ती, अगर किसी का आ जाती है तो, लेता कोई नहीं है, ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अंग्रेजी भी लगा देते, कई इंग्लिश में एमए बीए कर लेते हैं, ज्ञान वही एप्लीकेशन वाला ही रहता है। हमारे फिलोसफी थी, मेरे थी, कारण कि वो एक दौर था फिलोसफी का। जैसे मेरे लगभग के लोग है वो बाड़मेर से जितने भी, जैसे यहाँ जवार जी करके आप जानते होंगे, एडीएम है, एक प्रेम सिंह जी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है, बहुत सारे लोग हैं मेरे से जस्ट सीनियर थे, इनके सबकी फिलोसफी थी। आरपीएससी के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में फिलोसफी जबरदस्त चलती थी। अगर कोई दर्शन लेकर पढ़ता था उनका स्कोर इतना बढ़िया होता, और सब्जेक्टिव बेस, और बहुत सारे लोग आरएस बने फिलोसफी लेकर। धारणा थी इसलिए, जैसे सुनी आरएस टारगेट हो ना हो, लेकिन फिलोसफी बहुत सारे लोग लेते थे। फिर अब उसकी जगह स्थान हिंदी साहित्य ले लिया यूपीएससी में, और आरपीएससी में सब्जेक्ट हटा दिए। जैसे मेरे फिलोसफी थी, फिलोसफी पढ़ते पढ़ते आदमी खुद को इधर देखता कि मैं भी हूं कि नहीं हूं, कह रही है, ये फिलोसफी है। पढ़ते पढ़ते यूं खुद को लगता है कि मेरा अस्तित्व है कि नहीं है, के क्योंकि उसमें शायद सिद्धांत है कि नहीं है पर कहा नहीं जा सकता, है वीर नहीं वीर कहा नहीं जा सकता, तो क्या है, कह रहे, यही फिलोसफी है, कह रही। ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, माया के बारे में बहुत सारी बातें। और आरपीसी में जाओ तो जो सब्जेक्ट है तीनों, जैसे मेरे से पूछे तो मैंने हिंदी जोर से, फिर हिस्ट्री, फिलोसफी धीरे से कहा। अब याद नहीं फिलोसफी हूं, क्योंकि वो क्या है, बीए के सब्जेक्ट पूछ लेंगे, फिलोसफी अच्छा बताइए अणुवाद क्या है, हम अणुवाद याद है, अब नहीं है। अरे वो 2002 में थी, अब नहीं है। अब हिंदी है, हिंदी वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि पता हिंदी तो इनको आ ही रही है, कह रही। फिलोसफी में ये दर्शन है जिसमें आपके 4 भाग दर्शन है। मैं यहां गड़बड़ कर देगा वो याद आता ही, यहां 4 भाग लेना नहीं, बात ये है 4 भाग दर्शन क्या कहता है, खाओ पियो मौज करो, उधार लेके घी पियो, मांगता फिरता रही ला रहे कहीं, ये 4 भाग दर्शन है। बहुत सारे लोग इसको अपने जीवन में अपनाते हैं। 4 भाग दर्शन, आपने जैसे मकान बनाना शुरू किया, आपके खाते में 5 लाख रुपए थे, आपके मकान है लगभग 35 लाख का बनेगा, जुड़कर आपके पास घर के चलो 10 हो गए, 25 लाख रुपया थे, लोगों को उधारा कर ले, बे झोपड़े में बैठा है थे, मकान बना ली बोंगे पहियों, जिनसे पैसे लाए वो अभी भी झोपड़े में ही है, या कोई टिन शेड का छप्पर बना रखा है। आपने बहुत बढ़िया मकान बनाकर और लास्ट में 1 1.5 2 लाख भरकर गाड़ी और ले आए, और एक उद्घाटन बड़ा कर दिया लास्ट में। अब आप वाले गुलाब जामुन उन्हीं के, उनको ठोके जा रहे हो, उनको लग रहा है कि रुपया उधार लेना है, बेटे खर्च जोर किए हो गए, पैसे खर्च कर दिए, मकान बढ़िया बना दिया, गाड़ी ले आए, ये वो। अब घर के लगा कुछ नहीं, यही तो 4 भाग दर्शन है।
ये भाई पैसे का सदुपयोग हो गया ना, ये पड़ा पड़ा रहता, ले आए, अच्छा घर बना लिया, गाड़ी ले आए, और सब लोगों को जिम्मा दिया, घर के थे 10 लाख, लास्ट में 2 तनख्वाह होकर चलो 12 हो गए, आपने काम कर दिया 50 लाख का, 40 लाख लारे फिरता रहे। अब 1-2 महीने बाद जिन्होंने दिए, जहां से मेटेरियल लाए हो, सामग्री खरीदी है कि ये वो है, किसी के 2 लाख है, किसी के 3 लाख है, वो सोच 50 लाख को घर बनाए, 2 लाख रुपए के मायने रहा, ये नहीं ना कि हैंग बड़ा हो गया 40 लाख जाए पूरा। लेकिन एक साथ थोड़ी आएंगे, यूं तो है नहीं किन किन से लाए हैं। अब ये 2 लाख बढ़ाता रहेगा भाई साहब भैया, धीरे 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 लास्ट में आके थारे तो गाठ नहीं दिया क्यों आ गए, बात तो सही है ये, बस यानी 2 तो भरीज गया, लावे धीरे धीरे लास्ट में 4-5 लाख रुपयों का एडा रही बयान कदे मैं तारे घरे फंसी क्या हो गए, बेटा और देना पड़ी बेटा, ए हल्का आदमी है, बस इनको देने पड़ेंगे कह रही हो, या फिर क्या गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी के आगे आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए पैसे और मौत दोनों में से सेलेक्ट करे थी, मौत को कर लेते पैसे को नहीं, इसलिए सॉरी पैसे को सेलेक्ट कर लेंगे, यूं दोनों में लेन देन दोनों होगी, जगह जगह पास में आपके, हाँ पूरी नींद आ गई इसलिए मेरे इधर डिस्टर्ब हुआ हूं, कम लो, क्योंकि 2 ही घंटे मैं पढ़ाऊंगा आपको, लिखवाऊंगा नहीं हूं, लिखवाने का टॉपिक फर्स्ट गेट का है। चारवाक दर्शन में भोग है, भोग, बस खाओ पियो मौज करो, उधार लेके घी पियो, जिन जिन लोगों ने फिलोसफी पढ़ी है वो मौज कर रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है गणपति थे भाई देख रही है। हाँ मैंने 6 साल गाड़ी ली ने, और गणपति जी को ली, जबकि मार दो आय का स्रोत बराबर है, कोचिंग बराबर है, फिर आगे पीछे आय के स्रोत दोनों के सेम है, क्योंकि दोनों हम एक ही भर्ती से बराबर, यानी खाते में पैसे बराबर आते हैं। अपने मकान आलिशान नहीं है, हाँ क्योंकि चाहिए जगह कितनी चाहिए, 6x4 की, आदमी को सोने कितनी चाहिए, ज्यादा इतनी। अब अगर 4 मंजिल बना दिया तो आदमी रात में बस 8-10 बजे तक 3rd फ्लोर में, 4th फ्लोर में थे, 10-12 सेकंड में थे, और सुबह सुबह ला दी के ठेठ ग्राउंड फ्लोर, ऐसे होता है क्या, जित पड़े रहो पर ना पड़ी तो फिर ऊपर क्यों, यहीं पड़े रहो नीचे क्या, तो अपने 2-3 मंजिल वाला मामला है नहीं, बस गरीब खाना बना रखा है जितनी जरूरत है, 4 और किताबें पढ़ी है, क्योंकि हमारा साम्राज्य वही है। गणपति जी मोटी बहुत बिल्डिंग बने थे, कुतुब मीनार टाइप, देखिए नहीं देखिए, मोटा घर है गणपति का, बहुत बड़ा घर है यूं, शास्त्र नगर में, मतलब एक अच्छे घर में से एक घर है यूं, तो क्योंकि इन्होंने फिलोसफी नहीं पढ़ी है, जो पैसे इन्होंने मकान पर लगे ना वो कुछ गाड़ी लिया है भाई। अब मैंने 12-13 लाख रुपए गाड़ी खर्च कर दिए, इन्होंने मकान पर किए, धीरे धीरे इनके मकान की कीमत है तो 12 से बढ़कर 35 हो जाएगी, मेरे गाड़ी की कीमत 15 लाख, लास्ट में 3 लाख रही है। अब अलग अलग थ्योरी है, मेरी ये थी भाई ले दे के लास्ट में क्या है, सार यही निकलना है, ना मकान साथ में चलना है ना गाड़ी साथ में चलनी है, क्योंकि हमने फिलोसफी पढ़ी है, यो गणपति ने वो पढ़ी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं थे गणपति ने जान बात मत करियो क्या थारो यो क्या कल कूद लिया पैया है ले दी कोतिंगड़ा, नहीं कहना थारा ठीक है मोटरसाइकिल, यही कहना है। तो चारवाक दर्शन क्या कहता है, खाओ पियो मौज करो उधार लेके, या नहीं है, या हम सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, एकदम सीधा मैंने भुला दिया है, और चारवाक को सीधा मैंने सांख्य जोड़ दिया। ये तो आप अगर नहीं कहते ना चारवाक में, चारवाक की बात नहीं करता मैं, सांख्य दर्शन की बात करता, चारवाक की बात करता ही नहीं हूं, सांख्य दर्शन। अब हम लोग क्या करते, चारवाक की बात करते ही नहीं है, हम इसको ये अब ट्रिक है, सांख्य से मान लेते ना कि ज्ञान ट्रिक है। सांख्य दर्शन है किसमें, है फिलोसफी में, दर्शन फिलोसफी का है, दर्शन दर्शन शास्त्र का है, सांख्य दर्शन, इसमें भोगवाद है, भोगवाद। हालांकि यहां भोग रस का किया जाएगा, अपना ट्रिक है कि भट्ट नायक इनका एक दर्शन है, वो दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, ये इतनी रामायण, इतनी सारी बातें, इतने ये अवान्तर उदाहरण लिए, जो कि आपके एक मेथड में फर्स्ट ग्रेड यानी इधर उधर से उदाहरण लेना, इतने सारे उदाहरण केवल शब्द के लिए, पूरा पूरा छायावाद पढ़ लिया, कामायनी पढ़ी, अंतिम सर्ग पढ़ा, आनंद, समरसता, शैववाद, यहां 4 में अंत में लास्ट में आ रहे हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का दर्शन है शैव दर्शन। भट्ट नायक सांख्य करते भोग,
क्यों? क्योंकि यहां से आप जस्ट आगे भोगवाद निकालोगे, भुक्तिवाद निकालोगे, भुक्ति का भोग ही है, बट ना एक भोगवाद और भोग फिलोसफी के एक दर्शन में है सांख्य दर्शन, और कौन से मीमांसा उत्तर मीमांसा है ये, तो सांख्य दर्शन का अर्थ हो गया भोगवाद। आप अपने आप को जैसे यहां एक ट्रिक के माध्यम से ये अपना मिथ्या ज्ञान भी आपको यही रहेगा कि सांख्य दर्शन में भोगवाद है कह रहे, बट ना एक दर्शन सांख्य इनका तो करने से रहे, क्योंकि लास्ट है और लास्ट आनंद है, आनंद यानी शैव दर्शन है। लास्ट किसमें LASBBA, इसमें तो कोई आपकी समस्या नहीं रहेगी। अभिनव गुप्त का शैव दर्शन अभिव्यक्तिवाद नाम से ही, इसलिए वहां समस्या नहीं है, बट ना एक भुक्तिवाद, भुक्तिवाद दूसरा नाम भोगवाद, और भोग सांख्य दर्शन में। शंकुक, या आपको एक शब्द सीधे याद रखना होता है, चित्र तुरंग न्याय, ये शब्द याद रखना होता है, चित्र तुरंग न्याय। इसमें दोनों चीजें आ गई, चित्र तुरंग न्याय, दर्शन भी आ गया और इनका उदाहरण भी आ गया। शंकु का चित्र तुरंग न्याय, चित्र तुरंग न्याय यानी यहां से इनका दर्शन आ गया। शंकु का जो दर्शन है न्याय दर्शन है। इसका मतलब जहां आप इन चारों की बात कर रहे हो, चारों के अपने अपने एक एक दर्शन है, यानी इनके सिद्धांत ले रहे हो, व्याख्याता लिए, व्याख्याता पहले दूसरे तीसरे चौथे, चार प्रमुख व्याख्याकार, इनमें एक नंबर लिया, इनका कोई दर्शन है, इनका सिद्धांत है, इनके 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 हम दर्शन पर जा रहे हैं। अभिनव गुप्त का दर्शन है शैव दर्शन, भट्टनायक का सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन चित्र तुरंग न्याय। इनका जो सिद्धांत रहेगा उस सिद्धांत में यही है कि जिस प्रकार से आप चित्र में घोड़े को देखकर, ये घोड़ा वास्तविक है क्या नहीं है, रस के टॉपिक अवयव से लेकर लास्ट तक कभी भी रटने का प्रयास मत करना, एक बार ढंग से समझ लेना, जहां जो किताब पढ़ते हो उसके बाद भले रट लेना। यहां पर भी ये एक तरह का ज्ञान है, ज्ञान, ये ज्ञान है, चार प्रकार का ज्ञान होता है। एक है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान ये फिलॉसफी में सारी चीजें। एक है संदेह ज्ञान यानी संशयात्मक, ये ज्ञान है। एक मिथ्या ज्ञान है, ये भी ज्ञान हो जाता हम लोगों को। और एक सादृश्य या सदृश ज्ञान है, और एक या अनुमान का ज्ञान रहेगा। ये जो सम्यक ज्ञान, इसका अर्थ क्या होता है कि वास्तविक, ये बोर्ड है यानी बोर्ड है कह रहे, ये मार्कर है मार्कर है कह रहे, ये वास्तविक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। यानी घोड़े को देखकर कहा कि यह घोड़ा है, यह वास्तविक ज्ञान था। एक है संशयात्मक ज्ञान, रस्सी का उदाहरण दिया है कि रस्सी है या सांप है। एक तो यहां सम्यक ज्ञान है, रस्सी यानी रस्सी ही है, सांप है तो सांप ही है कह रहे, वहां आपको किसी, अब लास्ट लाइन वो बंद कर दोनों, संदेह नहीं है किसी प्रकार का। अब क्यों करवा रहे हैं, इसका मतलब कि थोड़ी रोशनी होगी, नहीं तो पहले आपके वहां नहीं थी। सम्यक का अर्थ है कि जो चीजें वो है, अब जैसे कि यहां बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड है, संदेह नहीं है। अब दूसरे में संशय है कि यह सामान्य बोर्ड है कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है कह रही, ये संदेह है, संशय है। ये भी एक ज्ञान है कि रस्सी है या सांप है, ये सांप है तो सांप है, रस्सी है तो रस्सी है कह रहे, संदेह नहीं है। मिथ्या ज्ञान कि सांप को रस्सी समझ लेना या रस्सी को सांप समझ लेना, जो एकदम मिथ्या हो गया। जैसे कि ये है तो इलेक्ट्रिक, लेकिन हमने कह दिया नहीं ये ब्लैक बोर्ड है कह रहे, ये व्हाइट बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड है, ये सामान्य बोर्ड है, इसमें किसी प्रकार की डिवाइस नहीं लगी है। तो ये हम लोगों को जो ज्ञान हुआ यह मिथ्या ज्ञान है कह रहे। कैसे होता देखिए कि खेतों में हम लोग अड़वा अड़वा बनाते हैं, बिजू का, अपनी भाषा में शायद अड़वा ही कहते हैं और क्या कहते हैं, हाँ, तो वो इन सारी उन पर लागू हो जाता है कि एक तो हम जाकर हमें पता है ये क्या, ये अड़वा बिजू का ही है, हम लोगों को ये ज्ञान हुआ
सम्यक ज्ञान है, क्योंकि हम लोगों ने बनाया है। एक दूर से जो हरिण उनको देखता है कि आदमी है या फिर कोई दूसरी चीज है, इसका मतलब वहां संशय, या हम भी देखते हैं कि खेत में कोई खड़ा है या बिजू का बनाया है, खड़ा है या बिजू का है, इसका संशय है। एक बिजू को देख कर ही कहे कि ये एक व्यक्ति खड़ा है और हरिण आते नहीं है, उनको मिथ्या ज्ञान हो गया। अब वो बिजू के बारे में कल्पना नहीं कर रहे, या आदमी खड़ा है तो उसको बिजू का समझ लेंगे, ये अरवा है, कह रहे जाइए पास में, जो पकड़ ली, शिकार कर ली। करते नहीं करते, आप नहीं करते। हाँ, भ्रांतिमान नहीं, नहीं करते, नहीं करते, वो कोई इश्यू नहीं है। यूं प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब सादृश्य ज्ञान कि ये आदमी कोई बिजुके की तरह है क्या, बिजुका ये आदमी की तरह खड़ा, कोई हिलुल नहीं रहा है, हम लोग कहते हैं बुत बनाए बैठे यूं, ये सादृश्य उसके जैसा। मिथ्या ज्ञान आदमी को बिजुका समझ लेना, बिजुके को आदमी समझ लेना। संशय आदमी है या बिजुका, रस्सी है या सांप। सम्यक बिजुका ही है, आदमी ही है, या रस्सी ही है, या सांप ही है। सांप के जैसी रस्सी हो सकती है, रस्सी के जैसा कोई सांप दिख रहा है, आदमी के जैसा बिजुका है, बिजू के जैसा कोई आदमी। या जो ज्ञान होता है कि चित्र को देखकर आप ये अंदाजा लगाते हो कि घोड़ा ऐसा होगा, चित्र को देखकर, चित्र को देखकर घोड़े की कल्पना करना, चित्र को देखकर घोड़े का अनुमान लगाना, कि चित्र देखकर अब आप ये अनुमान नहीं लगाओगे कि घोड़े के कान के पास में दो लंबे लंबे सींग होते, ऐसा अनुमान नहीं लगेंगे। घोड़े चित्र देख, कद काठी है, इस प्रकार के कान खड़े हैं, इस प्रकार से इनका मुख है, ऐसे दाना चुगता होगा, ये वो सारी चीजें आप चित्र देखकर, चुगता मतलब वो भोजन ग्रहण करता है, चित्र देखकर तुरंग के बारे में जो अनुमान किया जाता है, वह आपका अनुमान इन चारों अनुमानों से अलग होता है, उसे विलक्षण अनुमान कहते हैं। ये हमारे फर्स्ट ग्रेड के सवाल बन गए। यह जो अनुमान होगा, यह न सम्यक ज्ञान होगा, न यह संशयात्मक ज्ञान होगा, न मिथ्या ज्ञान होगा, और न सादृश्य होगा। चित्र को देखकर घोड़े की कल्पना करना, चित्र को देखकर घोड़े का अनुमान लगाना, यह इन सबसे विलक्षण प्रतीति है। यह अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत प्रतीति है, यह विलक्षण ज्ञान है। तो ये चारों को काटकर हम चित्र तुरंग न्याय के माध्यम से विलक्षण ज्ञान की बात करेंगे। यानी शंकुक में आप जाओगे, चित्र तुरंग न्याय, ये सेकंड ग्रेड को भी शब्द याद करना है, फर्स्ट ग्रेड को करना ही करना है। जीवन में आप नेट वेट देते रहोगे, कॉलेज में एग्जाम दोगे, या आपके इस सवाल का सामना आपको करना ही पड़ेगा। मान के चलिए चित्र तुरंग न्याय, चित्र को देखकर तुरंग की कल्पना करना या अनुमान लगाना, ये अनुमितिवाद है, और इसे हम लोग विलक्षण अनुमान कहते हैं, न कि सम्यक, संशय, मिथ्या और सादृश्य। ये याद हो जाएगा नहीं, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल में रहेगा, ये उत्तर में रहेगा नहीं। सवाल में बनेंगे कि सम्यक ज्ञान, संशयात्मक, मिथ्या इत्यादि ज्ञान की कल्पना कौन से सिद्धांत में की गई है, न कि इसमें कौन से सिद्धांत। ऐसा सवाल नहीं, सवाल उत्तर और सवाल में फर्क है, ये सवाल की लैंग्वेज रहेगी, आपको आंसर ये निकालना होगा। शंकु का एक दर्शन हो गया न्याय दर्शन, चित्र तुरंग, ये हमने इसके अंदर व्याख्या कर डाली कि कौन से सिद्धांत में चित्र तुरंग की कल्पना की गई है, कि जिस प्रकार से चित्र को देखकर आप घोड़े का अनुमान लगाते हो कि घोड़ा ऐसा होता होगा, इस प्रकार से उनके हाव भाव है, इस प्रकार कदकाठी है, इस प्रकार की चाल है, चित्र को देखकर आप अनुमान लगाते हो, वह आपके शंकु के, इसमें रस में हम अनुमान लगाएंगे। अब चौथा याद रहे कि न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हम लोगों को 3 याद कर लिया। अब या भले मीमांसा है, या उत्तर मीमांसा है, या वेदांत, ये है तीनों अलग। इसकी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। शंकु का एक दर्शन है, वो कौन सा है? न्याय दर्शन है। भटनाय का एक दर्शन है, खाओ पियो मौज करो दार ले घी पियो, सांख्य दर्शन है। फिलोसफी नहीं रही इसलिए थोड़ी दिक्कत है, रहती थी ये सरल बहुत है यूं। और यहां अभिनव गुप्त अंतिम है, चौथा है, और अंत में आनंदवाद है कामायनी का, और आनंदवाद यानी शैव दर्शन है। अभिनव गुप्त का दर्शन शैव दर्शन है। उससे आगे इन चारों के अपने अपने सिद्धांत है। जैसे
1 घंटे 50 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद व्याकरण का टॉपिक रहेगा। अब इनके दर्शन देखिए, इनका जो सिद्धांत है वो है आरोपवाद। आरोपवाद या इसका दूसरा नाम है उत्पत्तिवाद। ये इनका सिद्धांत है। एल ए है ना, ए से ये निकला। यहां पर शंकु का जो सिद्धांत है वो अनुमितिवाद है। यहां एक अनुकृति शब्द भी लेंगे हम लोग, वो केवल रट लेंगे, वो फर्स्ट ग्रेड लिए रहेगा, अलग समझा दूंगा एक बार में। अनुमितिवाद है। पटनायक का बी भुक्तिवाद है। भुक्ति का भोग ही होता है भुक्तिवाद, या इसे भोगवाद कहते हैं। रस का भोग करना, ये सिद्धों वाला भोग नहीं है। अभिनव गुप्त है प्रकट करना, अभिव्यक्तिवाद। सेकंड ग्रेड का सवाल है वो ये है जो बोर्ड पर लिखा है, यहां तक है, इससे ज्यादा इससे आगे आता नहीं है कि इनका या तो दर्शन या इनके सिद्धांत का नाम क्या है। साधारणीकरण तक नहीं आएगा। भट्टनायक ने सबसे पहले साधारणीकरण बात की, साधारण के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, आप साइकोलॉजी में भी है। बट लोलट का मीमांसा उत्तर मीमांसा सिद्धांत है, और सॉरी दर्शन है, और इनका सिद्धांत है वो आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। ये ट्रिक है वो ए से। शंकुक न्याय दर्शन, इनके सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। भट्टनायक का सांख्य दर्शन, इनका सिद्धांत है भुक्तिवाद। भुक्ति और भोग एक ही शब्द है, और अभिनव अभिव्यक्ति, अभिनव अभिव्यक्ति, अभिनव अभिव्यक्ति, तो ये एक जैसी नाम है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अब जो लोलट का सिद्धांत है आरोपवाद उत्पत्तिवाद, इसका खंडन शंकुक करते हैं। शंकुक के सिद्धांत का खंडन भट्टनायक, इसका मतलब भट्टनायक इन दोनों के सिद्धांतों का खंडन करते हैं। भट्ट लोलट के सिद्धांत का खंडन शंकुक करते हैं, तभी अपना सिद्धांत देंगे। अब लोलट और शंकुक जैसे कि रस न रस की उत्पत्ति होती है, न रस का आरोपण किया जाता है, न रस का अनुमान लगाया जा सकता है, तो ये कहने वाले भट्टनायक हो गए। तो रस का तो भोग किया जाता है, इसका मतलब आप बात भट्टनायक की कर रहे हो। अभिनव गुप्त आएंगे, वो ये कहेंगे न आरोप, न उत्पत्ति, न अनुमान, न भुक्ति, उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसका मतलब है अभिनव गुप्त ने इन तीनों के सिद्धांतों का खंडन किया है। लोलट के सिद्धांत का खंडन शंकुक कर देंगे, शंकुक और लोलट दोनों के सिद्धांत का खंडन भट्टनायक कर देंगे। इतने नहीं, ये ध्वनिवादी संप्रदाय के भी विरोधी है, ध्वनिवाद का भी विरोध करेंगे। ये जो कि वो रस से जोड़ दिया जाता है, लेकिन नहीं, ये विरोध करेंगे। अभिनव गुप्त है, इन्होंने इन तीनों के सिद्धांतों का खंडन किया है। फिर इनकी विभावन, व्यंजना, विदा बनते रहेंगे। अब एक कंडीशन बना दे, अब समझाते हैं आपको कि रस किस प्रकार से कहां उत्पन्न होता है। वो यहां से त्रिकोण बनाते हैं हम लोग, जो रोजाना चर्चा करते हैं वो यही है। क्या विचार है आज आपके उस आंदोलन में जाने का है? क्या कह रहे हो? क्या? ऐसा नहीं है, आपके जस्ट कोई भर्ती है नहीं है पास में आई हुई? अब मैं यूं नहीं कह रहा हूं कोई बेरोजगार है, ऐसे कभी आंदोलन हो नहीं हो, उसका हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये जीवन के हिस्से हैं, यूं कुछ रह गया अनुभव। हाँ भी तो कोई लठबाजी बैठे हैं ला रही हो। शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, केवल अपनी बात रखी जाएगी। हाँ, सब जेंटलमैन है, उनको हमने भी कहा है कि आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, एक गांधी जी का देश है, अपनी बात रखनी, केवल उस पर चर्चा उनको करनी है, आगे जो भी है। एक ट्राइंगल है, 3 चीज बनती है। एक है रामादी, जिसे हम लोग कहते हैं मूल नायक। मूल नायक, ये शब्द आएगा। एक अनुकार्य, अब अपनी जो काव्य की भाषा है उसका ये शब्द है।
अनुकार्य, यानी राम आदि, राम कृष्ण, जो भी मूल पात्र है, ये क्यों, कहां, कैसे, किस रूप में क्यों लिख रहे हैं कि जो जिस स्थायी भाव की आप बात कर रहे हो और वो रस रूप में प्रकट होता है, तो ये किसका रस रूप में प्रकट हो रहा है, ये बताया सवाल। ये स्थायी भाव किसके, आखिर रस की अनुभूति हो किसको रही है, इस पर विवाद रहा है। तो इस त्रिकोण में आपके एक कंडीशन बनती है, राम आदि, इसे रामादि कहते हैं, या मूल पात्र मूल नायक कहते हैं, या इसे कहेंगे अनुकार्य, जिसका क्या होगा, अनुकरण होगा, या होगा नट या अभिनेता या नायक या अनुकरण करने वाला, अनुकर्ता। ये और भी आ सकते हैं, समझ है आपकी। या प्रमाता, बेमाता नहीं है, सामाजिक, प्रेक्षक, सहृदयी, सहृदय भी आ सकता है। अब ये समझने के लिए परीक्षा में आएगा नहीं, दर्शक, श्रोता, पाठक, ये सरल ज्यादा शब्द नहीं आते हैं। सामाजिक, प्रेक्षक या सहृदय शब्द आते हैं। और भी कोई बनेगा। उदाहरण के रूप में रामायण चल रही है, किसी थिएटर में है या फिर आप टीवी पर देख रहे हो, तो इसके जो मूल पात्र है, जैसे ये राम सीता, आपने इनको नहीं देखा है, ये मूल पात्र है। और वास्तविकता तो यही थी कि हनुमान जी का समुद्र का उल्लंघन करना, भगवान श्री राम का लंका प्रवेश, रावण को हराना, या इससे पूर्व सीता का अपहरण, जो सारी चीजें थी दुनिया में हुई होगी, ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी पर कहीं कहीं ऐसा हुआ होगा, कहीं कहीं नहीं, अपने भारत में। इसलिए हम कल्पना करते हैं, नहीं तो हम ईसा मसीह की कल्पना कर लेते। अगर कल्पना ही करनी होती तो हम लोग राम और सीता जी की क्यों करते, हम दूसरी कर लेते, हम कोई अरब कंट्री कर लेते, इराक ईरान कर लेते, हम अयोध्या अवध की कल्पना क्यों कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये पात्र अपने धरती पर हुए हैं। अब कब हुए ये नहीं है, अपने पास हुए हैं, ये तय है, नहीं तो हम ऐसी कल्पना नहीं कर पाते। अब जो इन राम और सीता के बारे में आगे से आगे ये बातें ट्रांसफर हो रही है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, जो आज से 10 पीढ़ी पूर्व अपने पूर्वजों की बातें थी, हम तक आई है, हम आगे आगे ट्रांसफर करते हैं, ये चीजें भी यहाँ से आगे आगे ट्रांसफर हुई है, और ये सत्य है। नट या अभिनेता या नायक या इस अनुकार्य का अनुकरण करने वाला को, उसे आप अनुकर्ता कहेंगे। उदाहरण के रूप में, या आप किसी का एक नाम ले लेते हो, जैसे कि आप सुनील सेठी नाम से है कोई एक, ये है कि नहीं है, पहले ये बताओ। वाह ठीक है, तो आपका लिख दो, टाइम लगेगा। आप एक हमने किसी अभिनेता का नाम ले लिया, और यहां ले लिया राहुल का, नाम है इनका खुद का, और क्रिकेटर है। अब रस की जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव, ये अपना सवाल है, और यहां से आपके सारे सवाल बन जाएंगे, सारे सिद्धांत यहां से निकल रहे हैं। स्थायी भाव है, ये मूल नायक के स्थायी भाव रस रूप में बदल रहे हैं, या अभिनेता के स्थायी भाव रस रूप में बदल रहे हैं, या दर्शक, श्रोता, पाठक से हृदय, सामाजिक, प्रेक्षक, प्रमाता के स्थायी भाव रस रूप में बदल रहे हैं। जो आनंद की अनुभूति हो रही है, जो दुख के अनुभव हो रहे हैं, वो आखिर हो किसको रहा है, इसको हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है। यहीं से आपके सिद्धांत बन गए। लोलट क्या कह रहे, देखिए, भट्ट लोलट ये कह रहे हैं कि जैसे ही सीता जी का अपहरण हुआ, जो दुख है वो राम को हुआ। जैसे ही रावण का वध किया,
आनंद की अनुभूति हुई है वो राम को ही है, कह रहे हैं। रावण के मरने से आनंद की अनुभूति, रावण के वध से आनंद की अनुभूति भगवान श्री राम को हुई है, कह रहे हैं। हम लोग यहां बैठे हैं एक थिएटर में या टीवी पर हम देख रहे हैं रामायण, और यहां बैठे बैठे देख रहे हैं कि ये रावण का संहार हो गया। हम लोगों को आनंद अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? भट्ट लोलट कह रहे नहीं, आप कैसे क्या लेना देना भाई? तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है। दुख हुआ तो श्री राम को हुआ, सुख की अनुभूति हुई तो उनको हुई, कष्ट हुआ तो सीता को हुआ, सेवे भाव के आनंद की अनुभूति हुई तो हनुमान जी को हुई। थारो में कहीं लेना देना नहीं, बेटर चुपचाप देखो बस। तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन है, क्योंकि पहले व्याख्या कर रहे हैं। तो क्या किया यहां इस व्यक्ति ने बैठे बैठे अपना आप में फिर भी थोड़ा सा अपना आपको दिलासा दी, सांत्वना दी कि अच्छा हो रहा है। तो इन्होंने बैठे बैठे ये सोचा है कि रस की अनुभूति जो स्थायी भाव था सुषुप्त अवस्था में, वो विभावादि के संयोग से रस रूप में प्रकट हुआ है, वो इनके, लेकिन हमारे सामने श्री राम नहीं है, हमारे सामने रावण नहीं, हमारे सामने तो सुनील शेट्टी है। आपने क्या किया, इस चीज का इसके ऊपर आरोप कर दिया, कह रहे बस ये है आरोपवाद। तो उत्पत्तिवाद शब्द कहां से है, वो भी है। यानी आपने क्या किया, मूल नायक का अभिनेता नट नायक अनुकर्ता पर, अनुकार्य का अनुकर्ता पर आरोप कर दिया, और इससे आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, कह रहे हैं। सवाल एक ही निकला, वो ये है कि भट्ट लोलट के अनुसार जो स्थायी भाव है रस रूप में प्रकट होते हैं वो किन के होते हैं? तो उत्तर क्या निकला है, अनुकार्य के। क्या यह संगत है? बिल्कुल संगत नहीं है। आनंद की अनुभूति हम लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि रुपया 100, 150, 200 हमारे लगे हैं, न कि भगवान श्री राम जी के, न सुनील शेट्टी के लगे। एक रुपया लग गया राहुल का, पिक्चर देखने ये गए हैं, इसलिए आनंद की अनुभूति इनको होनी चाहिए। कुरकुरा ठोकने कोई ज्ञान भी नहीं है, क्यों? कोई बात नहीं, टीवी मत देखिए, पिक्चर टीवी पर। हाँ ठीक है, बढ़िया। एक सवाल बन गया, भट्ट लोलट कहते हैं कि रस की उत्पत्ति है मूल नायक में, अनुकार्य में रामादीम होती है, और दर्शक पाठक श्रोता क्या कहता है, इसका इसके ऊपर आरोप कर देता है, नट पर आरोप कर देता है। तो थोड़ी बहुत यहां दूसरा कथन बन गया गौण रूप में, ये सवाल है। यानी स्थायी भाव रस रूप में प्रकट होता है मूल नायक के, रस की अनुभूति मूल नायक होती है। हम लोग बैठे बैठे केवल तर्क वितर्क करते हैं, इनका इन पर आरोप लगा दिया, इनके सिद्धांत नाम आरोपवाद है। हाँ, थोड़ी बहुत इनको भी रस की अनुभूति होगी, क्योंकि अगर एकदम तादात्म्य नहीं करेगा तो ये राम का विनय नहीं कर पाएगा। तो गौण रूप में रस की अनुभूति है वह नट को भी होती है। दूसरा कथन बन गया आपकी। अब वो उत्पत्तिवाद क्या है? ये विभाव, उत्पत्ति यही है और कुछ नहीं है। अनुभाव यानी ऐसे भरतमुनि वाली बात है, और संचारी या व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, तीनों का संयोग होता है। किससे? स्थायी भाव से, और संयोग से ही रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ये उत्पत्तिवाद है इनका, बस इनका उत्पत्तिवाद यही है। क्या भरतमुनि के सूत्र में क्या था? निष्पत्ति था, विभाव अनुभाव व्यभिचार संयोग सरस निष्पत्ति। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे करके इनके सिद्धांत को आरोपवाद के साथ साथ क्या कहा जाता है, उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। भट्ट लोलट के सिद्धांत को उत्पत्तिवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि भट्ट लोलट ये कहते हैं कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति यानी उत्पत्ति होती है, इसलिए इनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद भी कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि अभिनेता या नट में मूल नायक की अनुभूति का दर्शक बैठे बैठे क्या कर लेता है, आरोपण कर लेता है। इसलिए लोलट के सिद्धांत को आरोपवाद भी कहते हैं। ऐसे करके लोलट के सिद्धांत के दो नाम हो गए, आरोपवाद, उत्पत्तिवाद। ये कहां गया अभी अपने लिखा वो?
अब यहां एक जटिल सवाल आपको याद करना है, फर्स्ट ग्रेड में आएगा, यानी संयोग हो रहा है, विभाव का संयोग होगा स्थायी भाव से, अनुभाव का संयोग होगा स्थायी भाव से, और व्यभिचारी भाव का संयोग होगा। ये सेकंड ग्रेड वालों याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, आपके काम की चीज में जो है वो ये वीडियो डाल दूंगा, आप सुन लेना। यूं विभाव का स्थायी भाव से संयोग होता है, अनुभाव का स्थायी भाव संयोग होता है, व्यभिचारी भाव का स्थायी भाव से संयोग होता है, और इनका परिणाम आ रहा है। यहां शब्द एक उत्पाद्य और उत्पादक, ये शब्द है। एक गम्य, गमक, एक पोष्य, पोषक। काव्य क्या है? काव्य सरल है। काव्य सरल कब है? जब काव्य की समझ बढ़ती है। नहीं तो काव्य क्या है? काव्य कठिन है। काव्य कठिन क्यों है? क्योंकि समझ विकसित हो नहीं पाती है। ये गम्य करती बोध, पोषक करता पोषण करना, उत्पादक करते उत्पादन होना ही, यानी उत्पाद्य उत्पादक, गम्य गमक, पोष्य पोषक। ये जो स्थायी भाव है, ये इसके अंदर ये चीजें है, यानी उत्पाद्य है, वो स्थायी भाव है। क्योंकि आखिर तो कोई चीज बदलेगी, वो क्या है? स्थायी भावित हुआ ना। रस रूप में प्रकट क्या हो रहा है? आपके अंदर अगर भय होता नहीं तो फिर उत्पादन होता किसका? भयानक बनता ही नहीं। स्वयं अलंकार और अलंकार वाली बात है, विषय और विषय वाली बात है। तो मूल चीज जो भय है, ये उत्पाद्य था तो ही उत्पादन होता, नहीं तो उत्पादन किसका होता कह रहे। यानी यहां स्थायी भाव स्थायी भाव स्थायी भाव लिख रहे हैं, उधर ये चीजें तीनों बदल गई। एक बार विभाव और स्थायी भाव का संयोग होता है। होता क्या है? संयोग। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से एक सवाल बन गया, ये मान के चलिए आप। अनुभाव स्थायी भाव का संयोग हो रहा है, क्योंकि सूत्र में दो ही शब्द है, व्यभिचारी और स्थायी भाव का संयोग हो रहा है। इनका संबंध किससे जोड़ा? देखिए, स्थायी भाव है, इसे उत्पाद्य कहेंगे, जहां से सामग्री निकलेगी। स्थायी भाव है, सेकंड स्टेज जाओगे आप, से गम्य कहेंगे, आपको प्रतीत होगा, आपको महसूस होगा कह रहे, आपको बोध होगा कह रहे। इसका मतलब क्या? अनुभव यही तो है ना। अनुभव क्या? बोध। अनुभव बोध, ये जैसे कि मुझे भय प्रतीत हुआ तो बोध हुआ डर का। व्यभिचारी भाव के साथ स्थायी भाव है, ये पोषण का काम कर रहे हैं, पोषण का। इसके अंदर पोष्य तत्व होंगे नहीं तो फिर पोषण होगा किसका कह रहे। पोषण का काम करने वाले कौन कर रहे हैं? ये व्यभिचारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विभाव के साथ इनमें से एक शब्द लगेगा, कौन सा? उत्पादक। ये सवाल इस रूप में बिल्कुल नहीं आएगा। हां, विभाव और स्थायी भाव को उत्पाद्य उत्पादक कहेंगे, ये आया हुआ सवाल है। ये आपके ओल्ड पेपर देखोगे, आया हुआ सवाल है। लेकिन इसमें पूर्वा पर आएंगे कि विभाव को उत्पाद्य कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, स्थायी भाव नहीं। ऐसा कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं बनता है। ये गम्य गमक पोषे पोषे, तो मैं समझाने लिए कह रहा हूं कि किसको क्या कहते हैं, ये हमारे लिए। बाकी ऐसा आएगा नहीं कि उत्पादक उत्पाद्य, उत्पाद्य उत्पादक, गमक गम्य, गम्य गमक, पोषक पोषे, पोषे पोषक, ऐसा नहीं आएगा। दोनों में से कोई भी पूर्व पर पहले और बाद में आ सकता है। हां, उत्पाद्य उत्पादक का संबंध व्यभिचारी स्थायी भाव से नहीं रहेगा, गम्य गमक का इसके साथ नहीं रहेगा। क्योंकि इनका अर्थ आप समझ सकते हो कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। यानी उत्पत्तिवाद सिद्धांत भट्ट का है, उत्पत्तिवाद को ही उत्पाद्य उत्पादक कहते हैं। अब उधर तो आप ले रहे हो विभाव अनुभव व्यभिचारी भावों के संयोग से, अब आप एक एक ले रहे हो, यानी विभावादी नहीं ले रहे हो। है क्या? है तो विभावादी, लेकिन यहां मैंने विभावादी को अलग अलग टुकड़ों में लिख दिया। विभाव आदि की बजाय विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव अलग अलग लिख दिए।
अब जैसे कि तीन शब्द बन गए आपके, एक है उत्पाद्य उत्पादक संबंध, एक है गम्य गमक संबंध, एक है पोष्य पोषक संबंध। इस गम्य का होता है अनुभव, बोध होना, समझ, पता चलना आखिर हुआ क्या। हम लोगों को सूचना कौन देते हैं? अनुभव देते हैं, अनुभाव देते हैं, जो इनके बाद है। इन अनुभव को यह गम्य कहा गया, इसे प्रतीति भी कहेंगे। हाँ, इसे प्रतीति भी कहेंगे, ये पर्याय है। अनुभव ये पर्याय है, पर्याय। लेकिन परीक्षा में ये आते अनुभव आएगा नहीं। स्थायी भाव का संयोग हो रहा है कि जब स्थायी भाव का संयोग विभाव से होगा, इसका मतलब है स्थायी भाव को कहेंगे आप उत्पाद्य और विभाव को कहेंगे उत्पादक। बिल्कुल यही है बस। यानी या जो चीज थी उसके लिए कारण ये बने, अंदर सामग्री थी, इनकी वजह से उत्पादन बढ़ गया, तो इन विभावों को, कारण को उत्पादक कहते हैं। ये कारण है आपकी। नहीं याद होने का मुझे कोई कारण लग ही नहीं रहा है। बर्टोल्ट ने सूत्र की व्याख्या में यह कहा कि विभाव और स्थायी भाव का उत्पाद्य उत्पादक संबंध होता है, यानी संयोग को आप यहां संबंध कहेंगे, क्योंकि वहां भर्तमुनि के सूत्र में क्या था? संयोग था। भर्तमुनि के सूत्र में क्या था? निष्पत्ति था। ये संयोग को क्या कह रहे हैं? संबंध कह रहे हैं। और निष्पत्ति को इन्होंने क्या कह डाला है? उत्पत्ति कह डाला है। अब उत्पत्ति का ही अपना शब्द रहेगा, वो निष्पत्ति, उत्पत्ति, वो ये रहेगा, ये यहां से। यानी ये कह रहे हैं कि जो विभाव है, कारण है, जैसे कि आपके अंदर भय पहले से विद्यमान था और आपने शेर को देखा, शेर आपका उत्पादक है, भय आपका क्या था? उत्पाद्य था। विभाव और स्थायी भाव उत्पाद्य उत्पादक संबंध एक सवाल बन गया। यानी बर्टोल्ट ने विभावादि का संयोग स्थायी भाव से माना। विभावादि में तो तीनों अवयव आगे, एक एक अवयव को आपने जोड़ा है, तो यह कहा कि विभाव और स्थायी भाव का उत्पाद्य उत्पादक संबंध है। भाई उत्पन्न हो गया, कह रहे। बैठ रहा भाई साहब? थोड़ा कठिन है? कठिन थोड़ा नहीं है। कारण आपने इस प्रकार की शब्दावली पहले कभी सुनी नहीं, फिर भी याद करना है। और सेकंड के जोड़ सिलेबस चेंज करने होने में हुए, जोड़ेंगे। सेकंड गेट जुड़ रहा है, जोड़ दे के पहला ही घने बढ़ के जोड़ ही गई। एक सिंपल शब्द है, बस, है कुछ नहीं, कि रस उत्पन्न हो रहा है, उसकी उत्पत्ति हो रही है। संयोग हो रहा है, किससे हो रहा है? स्थायी भाव का विभाव से हो रहा है, स्थायी भाव का अनुभव से हो रहा है, स्थायी भाव का व्यभिचारी भावों से संयोग हो रहा है। इससे पहले पढ़ा वो कम था, उससे एक कदम आगे बढ़े हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएशन का था, ये आपकी पीजी का है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपिक है, रस निष्पत्ति वाला। इसका मतलब है बीए से आपका लेवल बढ़कर एमए बराबर हो गए, ये एमएम है। हाँ, तो ये लेवल ही अलग है, तो अलग लेवल का मामला ही अलग है। ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये हम मानकर चलते हैं कि इसने एमए कर रखा है। जिन जिन लोगों का एमए उनको समझ में नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। हाँ, एमए नहीं है तो नहीं कह सकते, जिनके एमए हो गई उनको नहीं समझ में आ रहा है तो एमए हुई नहीं आपकी। वो पढ़ दिल्ली कॉलेज कर ली, एमए पास हो, एमए पास है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर आंदोलन खैर तो अलग मामला है। बेरोजगारों के प्रति क्या हम सदैव संवेदनशील रहते हैं, इसलिए ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं जिससे बेरोजगारों की आत्मा दुखे। हाँ, नहीं देने। और ये कायदा भी यही कहता है कि जिस पेशे में है उनके प्रति आपका 100% समर्पण। मेरा समर्पण यही है कि बेरोजगारों हर बात के हम लोग साथ रहते हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, मतलब हम ये चाहते हैं कि आपसे अन्याय हो। ठीक, विभाव और स्थायी भाव के संयोग से उत्पाद्य उत्पादक की कंडीशन बनती है। अब उससे आगे बढ़े, अनुभाव का संयोग किससे हो रहा है? स्थायी भाव से, क्योंकि विभाव आदि में सारे आ गए। अब हमने क्या किया? टुकड़े कर लिए। अनुभाव का मतलब यही है कि आपको अनुभूति हुई, इसे कहेंगे गम्य गमक संबंध। गम्य गमक, गम्य क्या है? स्थायी भाव है, गमक क्या है? अनुभाव। यहां उत्पाद्य ये चीज थी और उत्पादक ये था। ये उत्पादक है, ये उत्पाद्य है, वह उत्पादन है। ये पहले से गम्य है, यानी इसके अंदर कुछ था, होता नहीं तो अनुभव किसका होता?
रोंगटे है तो यही बाहर से नहीं आए, हाँ है तो अपने शरीर की। अब कोई कारक बनेंगे तो वो अनुभाव है, यानी इसे कहेंगे गमक। अपना सवाल ये पूरा अपना हमें सवाल ये जिसमें सुमेलन नहीं है कि विभाव और स्थायी भाव के संयोग को लोलट ने उत्पादी उत्पादक कहा है। उसके बाद रस किस रूप में आपको अनुभूत हो रहे हो, अनुभव कर रहे, प्रतीत हो रहा है, तो अनुभाव का स्थायी भाव से संयोग गम्य गमक संबंध है। और व्यभिचारी भाव ये क्या कर रहे हैं, ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये पोषण कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। तो ये है पोषक तत्व है, पोषक। और ये इसके अंदर अगर पोष्य भाव होता नहीं तो पोषक तत्व काम कुछ नहीं कर पाते। तो इन्होंने पोषण करने का काम किया है और पोषक तत्व अंदर थे। व्यभिचारी और स्थायी भाव के संबंध को क्या कहा है, पोष्य पोषक का है। भरत मुनि के सूत्र में दो शब्द थे, एक था संयोग, एक शब्द का उत्तर निकला, ये भी ये निष्पत्ति का नहीं निकला है, एक शब्द का उत्तर निकला, एक का कौन से का, संयोग का। यानी भरत मुनि के सूत्र में विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। तो यहां जो संयोग हुआ है, संयोग से तो ये बड़ा कैसे मामला एमए है, बढ़ गया। पहले केवल सूत्र, उसके बाद व्याख्याकार, फिर व्याख्याकार आगे बढ़े। विभावादी से काम नहीं चलेगा। अब आपके विभावादी में भी टुकड़े करो कह रहे कि विभावादी में सारे आगे, रस की उत्पत्ति हो गई, उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया, लेकिन किसका टकराव किससे होता है, तो विभाव का टकराव स्थायी भाव से होता है, अनुभाव का जोड़ स्थायी भाव से होता है, व्यभिचारी भाव का जोड़ स्थायी भाव से होता है। ये जो व्याख्या है अभी तक केवल एक शब्द की हुई है, संयोग की, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया भरत मुनि के सूत्र में संयोग और निष्पत्ति दो शब्दों पर व्याख्या की गई है। संयोग शब्द की व्याख्या ये हुई कि संयोग विभाव और स्थायी भाव के संयोग से, अनुभाव और स्थायी भाव के संयोग से, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से जो कंडीशन बनती है, विभाव और स्थायी भाव के संयोग से उत्पादी उत्पादक बनता है, अनुभाव और स्थायी भाव के संयोग से गम्य गमक बनता है, व्यभिचारी भाव स्थायी भाव से पोष्य पोषक बनता है। अब बताओ आप इसमें कौन सी बात याद नहीं हुई? बोझा जी समझ में आया कि नहीं है? पोषण का मतलब क्या है? संचारी भाव, क्योंकि आपने पहले पुष्टि नहीं पढ़ा क्या? तो पुष्टि यही तो है, रस की पुष्टि होना। फिर अनुभव, इसको कहेंगे प्रतीत होना, आपको महसूस कैसा हो रहा है, ये किसमें गा रहा है, ये स्थायी भाव, ये गम्य, इसको ये शब्द कहते हैं, इसके लिए ये शब्द है गम्य गमक। और ऊपर वाला उत्पादन, उत्पाद्य उत्पादक, ये एक शब्द है संयोग। तो ये कौन सा रह गया? निष्पत्ति। निष्पत्ति अभी रह गया। एक बार तो आपने विभाव का अनुभाव से, व्यभिचारी भाव, तीनों का स्थायी भाव स्थायी भाव से संयोग किया है। अब तीनों को आप निष्पत्ति के संदर्भ में जोड़ोगे तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? रस की उत्पत्ति के संदर्भ, वो ये संयोग अर्थ तो ये हो गया। संयोग अर्थ कौन सा? ये उत्पादी उत्पादक, गम्य गमक, पोष्य पोषक। ये उत्तर किसके निकले हैं? ये संयोग के निकले हैं। कैसे निकला है कि व्यभिचारी भाव का स्थायी भाव से संयोग होने पर तो पोष्य पोषक निकलता है, कह रही ये उत्तर ये निकला। आया कौन सा है? ऊपर वाला ये आ रखा है, अगली बार कुछ भी याद है। अब देखिए जैसे कि स्थायी भाव का, सॉरी मैं पहले लूं या बाद में लूं, भले इधर ले ले, एक ही बात है। विभाव के संयोग से उत्पत्ति होती, उत्पत्ति पहले संबंध, अब उत्पत्ति हो रही है यानी निष्पत्ति। निष्पत्ति के संदर्भ में पहले बात था आपके उत्पादी उत्पादक, अब निकलेगा उत्पत्ति। ये सरल है। निष्पत्ति यानी उत्पत्ति, निष्पत्ति यानी भुक्ति, निष्पत्ति यानी अभिव्यक्ति, निष्पत्ति यानी अनुमति। ये चार शब्द निष्पत्ति से निकलेंगे। एक का निष्पत्ति से जोड़ोगे उत्पत्ति, एक का निष्पत्ति से जोड़ोगे अनुमति, एक का निष्पत्ति से जोड़ोगे भुक्ति, एक का निष्पत्ति जोड़ोगे अभिव्यक्ति। यानी अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का क्या लिया है? अभिव्यक्ति। भट्टनायक ने उत्पत्ति का क्या लिया? निष्पत्ति का भुक्ति। शंकुक ने निष्पत्ति का क्या लिया है? अनुमिति। और इन्होंने क्या लिया है?
क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम उत्पत्तिवाद है। इनके सिद्धांत का नाम उत्पत्तिवाद है। अब तो इतना ऊपर कर जा रहा है कईयों के कि अब छोड़ो हमें आप, ये हालात हो गए। इतना जटिल है, तो ये समझ में आया कि मतलब इतना गहरा है ये। अभी तो केवल पढ़ा रहे हैं, लिखवाएंगे तब इससे भी 4 गुना हो रहे। कितने लाख 1 तारीख 10 बजे खाते में इस बात के देते हैं उत्पत्ति और निष्पत्ति के बारे में। हाँ, कि आदमी बौद्धिक रूप से कितना मजबूत है और कितनी धारण क्षमता है, ये ग्रहण कितना कर सकता है, इस बात के देते हैं। बाकी अपने जड़ जड़ भले गणे ही फूट रहा, क्यों नहीं देते उनको? हम लोगों को क्यों देते हैं खाते में 1 लाख रुपए? कारण हमारी योग्यता उस लेवल तक पहुंच गई। योग्यता के पैसे हैं यूं कि अपना लेवल है वो कहां तक पहुंचा है, और हम कितने घंटे कैसी जटिल बातों को स्वीकार कर सकते हैं, ये मेंटली कितने मजबूत है, उस बात के हम लोगों को पैसे मिलते हैं। ये बाकी नहीं ले सुंदर भले गणे कोई मोटा मोटा कड़ा ठोकुड़ा बाल लीड़ा गुल्लान जोड़ा पाड़ुड़ा है कि नहीं है। और हम तो कहा तो फटीसर रूप में जाते हैं, फिर भी सरकार की नजर में हम बेस्ट। इसका कारण है कि हम यहां से ये चीजें ग्रहण करके जाते हैं, फिर हम सरकार का हर काम हम करते हैं। कारण सरकार ने भरोसा जता लिया कि आदमी मेंटल माइंड से बहुत मजबूत है, कह रही है, क्योंकि हमारी सुनने की क्षमता है इतनी है। और उसमें आप हो, हमके सरकार थोने ले, क्यों सरकार का आदमी कम पड़ गया। अरे तो 700-800 कम पड़े नहीं पड़े, क्यों नहीं? योग्य ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है जितने सरकार को जरूरत पड़ेगी ना, उतना ही है। 2 शब्द थे, एक था संयोग, एक था निष्पत्ति। संयोग को उन्होंने उत्पाद्य उत्पादक, गम्य गमक, पोष्य पोषक। शब्द क्या था? संयोग, अकार है, ठीक। दूसरा शब्द क्या था सूत्र का? निष्पत्ति, ई है। अब देखिए कि जैसे आपने पहले स्थायी भाव का विभाव से संयोग किया तो संबंध निकला, वो था उत्पाद्य उत्पादक। अब क्या कर रहे हो आप? तीनों शब्द इधर ले रहे वापस। स्थायी भाव का विभाव से निष्पत्ति के संदर्भ में उत्तर निकाल रहे हो, तो जो उत्तर निकलेगा वो निकलेगा उत्पत्ति। ठीक सेम स्थायी भाव को आप जोड़ रहे हो, विभाव के बाद क्या आता है? अनुभाव। उधर संयोग का तो क्या निकाला? गम्य गमक। या निष्पत्ति का क्या निकाल रहे हो? गम्य का एक दूसरा शब्द मैंने आपको काम में लिया, प्रतीति। हां, ये निकालोगे। उत्पत्ति, प्रतीति। उधर स्थायी भाव का व्यभिचारी भाव से संयोग करवाकर पोषण करने काम करे, पोष्य पोषक, क्योंकि ये संयोग है। निष्पत्ति, यहां पर भी स्थायी भाव का संबंध स्थापित करवा रहे हो, किससे? व्यभिचारी भाव से। लोलप कह रहे हैं कि भरत मुनि ने स्थायी भाव के व्यभिचारी भाव से जो संबंध स्थापित करवा के निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया है, वो ये कह रहे इसका अर्थ किया है, लास्ट क्या था? पोष्य पोषक, पुष्टि। ये हो जाएगा। ये जो अर्थ है, ये प्रतीति, उत्पत्ति और पुष्टि, ये संयोग का है, निष्पत्ति का अर्थ है। बिल्कुल सही, निष्पत्ति का अर्थ है। और जो उत्पाद्य, पोष्य और गम्य, पोष्य पोषक, गम्य गमक, उत्पाद्य उत्पादक, वो कौन सा शब्द करता? इतना ही है। हां, 2 शब्दों के अर्थ निकाले। कौन कह रहे हैं? ये लोलट कह रहे हैं। कर लो, लगा 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 लगा, बंद मत करो। उससे क्या है, इसका आप गला घोंटते हो। इसको पूरा स्वतंत्र छोड़ो, देखो कहां तक जाता है, ऊपर रुक जाएगा। आंदोलन आगन, उसमें आप विवर्त वाचन कर लेना।
आवाज दो, हम एक हैं। पीछे वाले कहेंगे विविधवाद। ये यानी वहां पर भी आप हिंदी को बनाए रखना अपना आंदोलन में भी हो। इससे आगे रहेगा ये फर्स्ट ग्रेड का, मैं वापस सेकंड ग्रेड में आता हूं। एक हमने पढ़ लिया है किसका, लोलट का। अब दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, शंकुक। शंकुक क्या कहते हैं, शंकुक कहते भैया ऐसा है कि यहां जो सामाजिक बैठा है वो ये कैसे अनुमान लगाता है, उनको कैसे पता चला, वो आरोप करता है तो कैसे करता है, जब उनको पता ही नहीं है। किसको शंकुक कह रहे हैं, शंकुक कह रहे हैं लोलट साहब ये कहकर चले गए कि यहां सामाजिक बैठा बैठा अनुकार्य का अनुकर्ता पर आरोप करता है। इसको क्या पता कि श्री राम कैसे थे, इन्होंने कहां देखा, हनुमान जी को देखा तो नहीं है, तो बात झूठ है कह रहे। हम लोग यहां जब बैठे हैं हमें पता ही नहीं है कि वो कौन थे, कब थे, कहां थे, कैसे थे, किस रूप में थे। अब आप आरोप लगाओगे तो भी कैसे लगाओगे, यानी आरोपवाद का शंकुक ने क्या किया, खंडन किया कह रहे। तो फिर इनको कहा कि थे थारी होना लोग है, इन्होंने अपनी सुनाई। इन्होंने कहते देखो भैया ऐसा है कि आपने घोड़ा देखा नहीं देखा तो नहीं देखा, फोटो देखा तो देखा, ठीक है, चित्र देखा घोड़े का, तो घोड़े का चित्र देखकर आप किसका अनुमान लगाओगे, किसका लगाओगे, सीधी सी बात है। इनसे शंकु की बात हो रही क्या, ठीक है भाई, इनसे ठीक है। जैसे आप फोटो जब घोड़े का देखोगे तो घोड़े के उदाहरण के अंदर ये बिल्ले का दे सकते थे, यहां घोड़े का दिया इसलिए घोड़े, क्योंकि चित्र तुरंत यहां है। घोड़े के चित्र को देखकर हम अनुमान घोड़े का ही लगाएंगे, घोड़े के चित्र को देखकर हम अनुमान जहाज का नहीं लगाएंगे, लगाएंगे नहीं। घोड़े के चित्र देखकर हम हेलीकॉप्टर, घोड़ा हेलीकॉप्टर यूं लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। तो घोड़े के चित्र सीधा सही से कोई नई बात है, आपको नई बात है नहीं, रही कुछ है भी कुछ नहीं, सही है। यहां तीनों वाला झमेला नहीं है कि तीनों संयोग करके उत्तर निकाले, इतना है ही नहीं। केवल इतना ही है कि इन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से चित्र को देख, घोड़े के चित्र को देखकर घोड़े का अनुमान लगाया जाता है, यहां पर भी सुनील सेठी के अभिनय को देखकर यहां बैठा सामाजिक एक अनुमान लगाता है कि शायद इस प्रकार का सुख दुख है जो कैसे भैरव सिंह, हाँ तो भैरव सिंह कौन है, कोई योद्धा, जामबाज सिपाही, ठीक है ठीक है। और लगाया बॉर्डर पिक्चर तो देखी होगी लगभग भाई। तो आप जैसे कि हाँ सुनील शेट्टी को देखते हैं ना अपने दिमाग में, हाँ जिन जिन लोगों को पता है वो सब थोड़ा ठीक ठीक रहेगा, यूं जानकारी नहीं रहती। यहाँ भैरव सिंह आप जानते, मैं नहीं जानता, मेरे लिए फिट बैठेगा, आप पर नहीं बैठेगा। यूं शंकुक नहीं मानते हैं, शंकुक नहीं मानते हैं, शंकुक ये नहीं कहते हैं। आपको भैरव सिंह को जानकर ये आप पर ये लागू नहीं होगा शंकुक वाला, क्योंकि जानते हैं भैरव सिंह को, अनुमान नहीं तो जान रहे, इनको पता है वहां बैठे हैं। तो पूछिए भैरव सिंह घर जाता रहे, अरे भैरव सिंह लाए पकड़ लो है, हाँ नहीं आधा घंटा चलेगा। तो पाठ्यक्रम में ये है, पाठ्यक्रम में ये है। शंकु क्या कहते, देखिए आप वाली बात ठीक है लेकिन यहां लागू नहीं होती। शंकु क्या कहते हैं कि यहां जो सामाजिक बैठा है वो श्री राम के अभिनय को देखकर अनुमान लगाता, अनुमान कि शायद इस प्रकार से सुख दुख राम को हुआ होगा। अब आपने कहा कि सुनील सेठी को देखकर भैरव सिंह का अनुमान मैं लगा सकता, क्योंकि मैं भैरव सिंह को क्या है जानता नहीं, तो मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूं कि जैसे ही पिक्चर में इस आदमी को हम लोग अभिनय कर देखते हैं और ये अपने परिवार से जैसे जुड़ते हैं, और मुझे ये पता है कि ये स्वयं
वो ये नहीं है। ये उदाहरण के रूप में नाम लिया है भैरव सिंह, उदाहरण के रूप में भैरव सिंह होगा। तो मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं हूं, ये कौन है? ये मूल नायक है, ये अनुकर्ता नहीं है, अनुकार्य है। इसका अनुकरण इस अभिनेता ने किया है। अगर मैं इसको जानता हूं तो ये इनकी दोनों की बातें नहीं आएगी, ये होगा ही नहीं, और ऐसा संभव नहीं है। आप नहीं जानते इनको। यूं एक तो ये कह रहे थे कि जानता तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैंने भैरव सिंह के हाव भाव को इसके ऊपर आरोपित कर दिया है, बस इनकी सवाल इनको उठा दिए। ये हुआ आरोप। ये तो था लोलट का। शंकु कहते नहीं, सुनील शेट्टी के अभिनय को देखकर, उनमें आए करुण दृश्यों को देखकर, उनमें वीरता के भावों को देखकर आपको अनुमान हुआ होगा, अच्छा इस प्रकार से ऐसे करुण भाव भैरव सिंह में भी आए होंगे। कह रहे आपने क्या देखा? चित्र देखा। यानी आपके सामने कौन है? सुनील शेट्टी है। आप अनुमान किसका किया? घोड़े का लगाया ही ना, आपने अनुमान किसका लगाया? भैरव सिंह लगाया। तो पहले वाले से ये बात थोड़ी ठीक है। आरोप क्यों नहीं हो रहा है? आरोप का मतलब आप इसको जानते हो। खंडन में यह कहा गया है कि जब सामाजिक ने मूल नायक को देखा ही नहीं तो आप आरोप कैसे लगा सकते हो? कह रहे कोई आदमी मेरे को कहे कि ये उनके जैसे हैं, इसका मतलब आप उनको जानते हो। अगर आप उनको जानते नहीं तो मेरे को आप कैसे कहेंगे उनके जैसे? कह रहे अब कह रहे हैं तो फिर दूसरा सिद्धांत है। अगर मेरे को कोई कहे कि मैं किसी व्यक्ति से, यानी आप तुलना करते हो कि हम भी उनके जैसे हैं, इसका मतलब आप उनको जानते हो। कोई कहे नहीं जानते तो नहीं है, तो शंकु की बात खंडन हो जाएगी। शंकु की तरह कह रहे जब आप उनको जानते ही नहीं तो आप आरोप लगाते भी कैसे हो? कह रहे यानी आप जानते होते, जान तो कोई नहीं रहा है, तो खंडन करके अपनी बात रखी। तो फिर आप अपनी बात बता दो। इन्होंने भैया ऐसा है, इनके अभिनय को देखकर, इनमें आए सुख और दुख के भावों को देखकर, इनमें आए हास्य और वीर भावों को देखकर हम आइडिया लगा लेते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि इस प्रकार से अनुकार्य में ये भाव उत्पन्न हुए होंगे। कह रहे इसे कहते हैं अनुमितिवाद। लगाया क्या? अनुमान। संबंध क्या है? अनुमाप्य, अनुमापक, वो शब्द दूसरे हैं। अब रस रहेगा कहां? सैम लोलट वाली बात, क्योंकि यहां तो आपने क्या लगाया? केवल अनुमान। तो ये भी कहते हैं, यहां पर भी शंकुक भी कहते हैं कि स्थायी भाव रस रूप में प्रकट होता है, वो कहां होता है? मूल नायक में। कह रहे हैं यानी इन्होंने भी इन्हीं की बात कहा है। ये अलग अलग व्याख्या कर, अलग अलग कईयों ने यहां पर मान लिया। मैं एक बार की हम एकांक दृष्टिकोण चलते हैं। शंकु का भी यही सवाल है, शंकु का भी यही जवाब है, शंकु की भी यही धारणा है कि रस मूल रूप से कहां रहेगा? मूल नायक में। तो लोलट ने क्या कहा था? लोलट ने भी यही कहा है। लोलट भी यही कहते हैं, रस मूल रूप से कहां रहेगा? मूल नायक में, अनुकार्य में। शंकुक भी यही कहता है, रस मूल रूप से यही रहना था। यहां जो स्थायी भाव रस रूप में प्रकट हुआ, आप लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं। यहां क्या मिला है? अनुमान लगा लिया, ये बहुत है। अब जो वो शब्द पहले वाले कौन से? उत्पाद्य, उत्पादक, वो शब्द कौन से? गम्य, गमक, वो शब्द कौन से? पोष्य, पोषक। बताओ, गम्य गमक कहां से निकला है? संयोग किसका किससे करवाया? बिल्कुल सही है। ये जो तीनों है ना, ये तीनों, ये उत्तर इसके हैं, क्योंकि भरत मुनि के सूत्र में दो शब्द है। एक शब्द क्या था? संयोगाद्र, संयोग के। ये लोलट कह क्या रहे हैं कि भरत मुनि ये कहना चाहते थे। कह रहे लोलट ये कह रहे हैं भरत मुनि के संयोगार्थ ये है। कह रहे ये लोलट कह रहे हैं कि भरत मुनि ने संयोगार्थ ये बताया है। कह रहे ठीक। अब इसके अंदर ये सेकंड ग्रेड का है नहीं सवाल, यानी गम्य गमक किसका अर्थ है? लोलट ये कह रहे कि अनुभव और स्थायी भाव का जो संयोग होता है ना, वो गम्य गमक संबंध है। कह रहे अच्छा, संयोग भरत मुनि ने ये बताया? हाँ, लोलट कर ये बताया। ये क्या है? लोलट ये कह रहे कि भरत मुनि ने व्यभिचारी भावों का स्थायी भाव से संयोग करवाया, संबंध स्थापित करवाकर, और संयोग शब्द का अर्थ ये बताया। कह रहे मैं भले लोलट कह रहे, लेकिन लोलट ये कह रहे उन्होंने ऐसा कहा है, तो अपना उत्तर अपना लोलट करेगा।
ठीक, ये तो निकल गए संयोग से। तो एक और शब्द है, वो कौन सा था? निष्पत्ति। उसमें क्या है, ये जो तीनों शब्द ये किसके साथ है? स्थायी भाव के साथ है ना? नहीं थे क्या? बिल्कुल थे। सॉरी, स्थायी भाव तो ये है, ये तीनों शब्द है, अलग अलग है। स्थायी भाव का, सॉरी, विभाव से, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अनुभाव से और व्यभिचारी भाव से आप किसका जोड़ करवा रहे थे? स्थायी भाव का। संयोग का अर्थ आप निकालिए, ये उत्तर निष्पत्ति का विभाव से हुआ, बिल्कुल सही है। और इनसे हुआ प्रतीति यानी गम्य गमक, और इसका अर्थ क्या निकाला? इतना ही है। ये हो गया आपके लोलट का, कि लोलट ये कह रहे हैं भरत मुनि की निष्पत्ति का उत्पत्ति है, भरत मुनि के या निष्पत्ति का क्या प्रतीति है, और इसका अर्थ क्या है? पुष्टि है। इसके साथ निकालोगे ये, इनके साथ जोड़ा तो ये, इनके साथ जोड़ा तो ये। मूल बात कौन सी? मूल बात ये उत्पत्ति। मूल बात ये है, मूल बात है जो ये उत्पत्ति और उत्पाद्य, मूल बात ये। उत्पाद्य का मतलब यही हुआ कि उत्पत्ति, मूल बात थी, मूल बात वो ये थी, उत्पत्ति यानी उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अब इन्होंने क्या कहा है? ये कह रहे हैं कि अनुमाप्य अनुमापक, ये एक लेना है। यहां एक गम्य गम्य कुछ शब्द आएगा, मैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और लिखाऊंगा। बस ये किसका अर्थ है? इन दोनों में से किसी एक का हो सकता है, या संयोग अर्थ है या निष्पत्ति करते हैं। भाई आप आइडिया लगा लो ना। अरे देखिए, यहां इकार है या अकार है, तो संयोग ये अनुमाप्य अ है, अनुमापक अ है। इसका मतलब है शंकुक ने भरत मुनि के सूत्र में आए संयोग अर्थ क्या लगाया है? वो ये कहते हैं कि स्थायी भाव का, अब शंकुक पढ़ रहे हैं, वहां तीनों अलग अलग लिए या तीन अलग नहीं ले? स्थायी भाव का विभावादि से, इसका मतलब ये तीनों आपने क्या कर लिए? साथ ले लिए। स्थायी भाव का विभाव आदि से संबंध स्थापित होता है, और इस संयोग का अर्थ निकलेगा अनुमाप्य अनुमापक। इतना ही याद करना है, अनुमाप्य अनुमापक। और निष्पत्ति का अर्थ क्या है? इसको इकार बदल दो, अनुमिति, बस ये निष्पत्ति का अर्थ हो गया। उनका क्या था? उत्पत्ति, इनका क्या है? अनुमिति। आगे जाओगे भुक्ति, उससे आगे जाओगे अभिव्यक्ति। उदार उत्पाद्य उत्पादक, अब अनुमाप्य अनुमापक, आगे भोज्य बोधक, उससे आगे व्यंग्य व्यंजक, व्यंग्य व्यंजक अभिव्यक्ति, भोज्य बोधक भुक्ति, इधर आपके अनुमाप्य अनुमापक अनुमिति, उत्पाद्य उत्पादक उत्पत्ति। लोलट के वहां दो एक्स्ट्रा है, वो एक सवाल अपने आप अलग बन जाता है। यूं वापस इधर, यानी दोनों को पढ़ने के बाद तीसरा कौन आते हैं? भट्टनायक आते हैं। भट्टनायक क्या कहते? देखिए, भट्टनायक कहता भैया ऐसा नहीं है, इन कंडीशन बनती है, हमारे सामने जो भी चीज आएगी हम उनका परिचय करेंगे। कह रहे जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, प्रमाता यहां बैठा है, पिक्चर देख रहा है, धारावाहिक देख रहा है, रामायण देख रहा है, जैसे ही इसको देखा इन्होंने क्या किया? परिचय किया है। ये अभिदा है, बोध हुआ, अभिदयार्थ है, सीधा इससे परिचय हुआ, यानी पात्रों का परिचय किया इन्होंने। ये सुनील सेठी है, ये श्री राम का, यानी यहां आप सॉरी भैरव सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। पात्रों का परिचय किया है, एक व्यापार जगह, एक शक्ति जगी अभिदा के माध्यम से, अभिदा के माध्यम से पात्रों का परिचय हुआ। ठीक, समय गुजरा, 3 घंटे की पिक्चर है, घंटा बर्बाद में धीरे 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 आपका स्वयं का अस्तित्व यहां गल रहा है। और हम लोगों ने क्या किया? सुनील सेठी को भैरव सिंह के साथ एकाकार कर लिया, तादात्म्यकरण हुआ। धीरे धीरे हम सुनील सेठी के स्वयं के अस्तित्व को भूल गए। कह रहे हम लोग अब ये नहीं तर्क कर रहे हैं कि ये मुंबई के एक अभिनेता है जो पिछले पिक्चर में लास्ट में मर गए थे, इसमें वापस जिंदा होकर आ गए, और ये जो अभी 2-4 से मार खाई है, नहीं, ये कोई मार नहीं खाई है, थोड़ी देर बाद में ये अस्पृश्य होकर आ जाएगा, नहीं।
ऐसी बात अब आप यहां तर्क वितर्क नहीं करेंगे। धीरे 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 आपने अपने आप को क्या किया, इस पर्सन के परिवार से, इनसे आपने जोड़ लिया है। और इनके माँ बाप, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनका परिवार, इनका समाज, अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है इनके साथ क्या गुजरती, ये वो जो भी हुई ट्रेजेडी, नहीं ट्रेजेडी फिल्म हुई है, वास्तविक रूप जीवन तो बैठे। हाँ, ईश्वर दीर्घायु प्रदान करे। तो अपने आप को क्या धीरे धीरे आपने इनके परिवार से जोड़ लिया है। इसका मतलब है आपने अपने अस्तित्व को गलाया। बीज कैसे गलता वैसे, ये दूसरा व्यापार है, इसे कहते भावकत्व। ये दूसरा व्यापार, इसे कहते भावकत्व। पहले क्या था, पहला अभिदा। अभिदा से क्या हुआ, पात्रों का परिचय हुआ। जैसे यहां एक नायक है, उदाहरण रूप में राम का रोल प्ले कर रहा है, तो आपके मस्तिष्क में एक बात बैठी कि परिचय हुआ, किसके माध्यम से, अभिदा के माध्यम से। क्योंकि अभिदा का अर्थ जो कह रहे वैसे अर्थ निकलता है। थोड़े आगे बढ़े, तादात्म्यकरण हुआ, एकाकार हुए, इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत आया, बीज गलकर अब अपना अस्तित्व खो दिया, तेरे मेरे के भाव से ऊपर उठे, यह जनरलाइजेशन हुआ। मतलब हमारे अंदर अपने स्वयं का जो निजत्व था वो गायब हुआ, और आपने इन सुनील सेठी और राम के भेद को समाप्त कर दिया, और आपके अंदर एक तरह से यूं साधारणीकरण के भाव उत्पन्न हो गए। और ये जरूरी है, अगर ऐसा नहीं हो तो ना आप नाटक देख सकते हो और ना आप उपन्यास पढ़ सकते हो। साधारणीकरण नहीं तो आनंद की अनुभूति भी नहीं कह रहे। आदमी के स्वयं का निज यहां गल गया, इसे दूसरी अवस्था कहते हैं, दूसरा व्यापार कहते हैं, इसे कहते हैं साधारणीकरण। साधारणीकरण की बात सबसे पहले भट्ट नायक ने कही। और साधारणीकरण किसका हुआ है, सहृदय का। जो इतनी देर तक मंच के माध्यम से आप चीजें देख रहे थे, जो रस नट मंच पर मंचित कर रहे थे, वहां आप तर्क वितर्क कर रहे थे, वो यहां से निकलकर पहली बार सहृदय के यहां आया है, कह रहे रस और सत्य अनुभूति आपको ही होनी चाहिए। दो व्यापार हो गए, तीसरा व्यापार एक और है। यानी यहां भट्ट नायक के मुक्तिवाद सिद्धांत में आप पढ़ रहे हो कि रस की अनुभूति आप कैसे होती है, तो यहां तीन व्यापार है, उसमें एक व्यापार का नाम क्या है, अभिदा व्यापार है। अभिदा व्यापार के माध्यम से श्रोता, दर्शक, पाठक, सहृदय, प्रमाता, सामाजिक क्या करता है, इन पात्रों का परिचय कर रहा है। नाटक देख रहे हो तो सामने रहेंगे, पढ़ोगे तो आपके कहानी उपन्यास में रहेंगे। दूसरा व्यापार थोड़ा आगे बढ़े, आदमी अपने अस्तित्व को भूलता है। यानी तेरे मेरे भाव से ऊपर उठ जाना। तेरे मेरे भाव से ऊपर उठ जाने का मतलब है अब आप राम को राजा दशरथ का पुत्र न मानकर राम को हमारा राम मानेंगे, कह रहे। सीता जी राजा जनक की पुत्री न होकर, सीता भगवान श्री राम की प्रिया न होकर, सीता हमारी है। सीता पर आए कष्ट और सीता को मिले आनंद सुख, आप पर आए कष्ट और आपको मिला आनंद और सुख से आप जोड़ लेते हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से व्यक्ति ने काटा और सुख दुख यहां अनुभव हो रहा है। ये दूसरी अवस्था, इसे साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण में प्रमाता तेरे मेरे भाव से ऊपर उठ जाता है। इस व्यापार कहते हैं भावकत्व। पहले क्या था, पहले अभिदा, इसे परिचय हुआ। अब दूसरा है भावकत्व। इसने क्या क्या है, साधारणीकरण कर डाला, तेरे मेरे के भाव मिट गए। ये है शुक्ल की कि जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी तरह हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये हृदय की मुक्त अवस्था है, ये हृदय की मुक्त अवस्था है। और इसमें व्यक्ति तेरे मेरे के भावों से ऊपर उठ जाता है। तीसरी अवस्था है भोजकत्व। तीन अवस्था है, भावकत्व के बाद तीसरी अवस्था रहेगी भोजकत्व। यानी अब प्रमाता सामाजिक क्या करता है, रस का भोग करता है। बस रस रूप में भोग। अब वो क्या करेगा, डुबकियां लगाएगा रस में, डुबकियां। अब आप उसको यूं बात करने का प्रयास करोगे, जो व्यक्ति पिक्चर देख रहा है उधर आपको ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि वो आकंठ रस में डूबा हुआ है। तीन अवस्था बताइए, कौन यहां पर बैठा, सहृदयी। भट्ट नायक ने पहली बार साधारणीकरण की बात की। भट्ट नायक ने रस का सही भाव जो रस रूप में प्रकट होता किसके हृदय माना है, सहृदयी के, सामाजिक के, प्रमाता के माना है कि इस व्यक्ति का यहां जो बैठे राहुल है,
इनके अंदर का स्थायी भाव था ना, वो रस रूप में प्रकट हुआ है, कह रहे। अगर रावण को मारने से आनंद की अनुभूति राम को हुई है, तो भट्ट ये कह रहे हैं राहुल को उनसे 4 गुना अधिक हुई है, कह रही। अधिक वो नहीं कहेंगे, अब समझने का तरीका है, यानी उतनी की उतनी अनुभूति यहां बैठे राहुल को हुई है, कह रहे। मारे बेटे रावण ने कहता, हाँ। पीछे से कानाराम कहेंगे रावण कितने हमें ठात कहीं पड़े को नहीं है, ओके है तो ठीक ठीक भाई ठीक, तू क्या दिखाती। इसका मतलब है ये 2 अवस्थाओं से पार हो गए। अभिदा परिचय करके भावक तत्व से रस का साधारणीकरण हुआ, और बोधक तत्व से इसको रस रूप में क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। भोग रस का साधारणीकरण मतलब इन पात्रों का साधारणीकरण हो गया। तो यहां पर भट्टनायक ने पहली बार रस सामाजिक की हृदय में माना। भट्टनायक ने पहली बार साधारणीकरण की बात की। भट्टनायक ने 3 अवस्थाएं या 3 व्यापार माने, एक अभिदा व्यापार, दूसरा भावकत्व व्यापार, तीसरा बोधकत्व व्यापार। अभिदा व्यापार के माध्यम से पात्रों का परिचय होता है, भावकत्व व्यापार के माध्यम से साधारणीकरण होता है, और बोधकत्व व्यापार के साधारणीकृत रस का भोग किया जाता है। यानी जिस रस को आपने एक स्तर पर ले आए जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, उसका आप भोग कर रहे हो, कह रहे। ये सारी चीजें यहां मूर्त है, क्योंकि रस टॉपिक ऐसा ही है जिसको आप केवल कल्पना के सारे जी सकते हो। ये किसका हो गया, भट्टनायक का। उसके बाद कौन आए, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने तीनों बातों को नकारा। रस की न तो उत्पत्ति होती है, न रस का अनुमान अनुमति होती है, और न रस की भोग भुक्ति होती है। तो इनका स्वयं अनुमान पे अनुमापक था ना, उसके हो जाएगा भोज्य भोजक। उनका निष्पत्ति का अनुमति था, इसका हो जाएगा भुक्ति। तो लोलट का क्या था, उत्पादी उत्पादक और उत्पत्ति, दो वो अलग सवाल है, तो बढ़ाएंगे तब आगे बढ़े। शंकु का अनुमाप्य अनुमापक यानी संबंध का। निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया आपने, अनुमिति, संबंध मतलब संयोग है। सॉरी, फिर यहां पर संयोग शब्द का अर्थ कौन कह रहे हैं, भट्टनायक ये कह रहे हैं। भरत मुनि के सूत्र में संयोग अर्थ क्या है, तो भट्टनायक कह रहे संयोग अर्थ है भोज्य भोजक संबंध, कह रहे ये इसका अर्थ यही है, कह रहे। इससे पहले वाले क्या कह रहे थे, वो कह रहे अनुमा पे अनुमापक इसका अर्थ है। इससे पहले वाले क्या कह रहे, इसका अर्थ है भोज्य सॉरी उत्पाद्य उत्पादक। अब ये क्या कह रहे, ये अभिदा को नकारेंगे। ये कह रहे नहीं भैया, आनंद वर्धन का सिद्धांत है ध्वनिवाद, जो कि कौन सी शब्द शक्ति पर आधारित है, व्यंजना। व्यंजना का अर्थ यही हुआ, जो कह दी वो बात नहीं, लक्षण के आधार पर वो भी नहीं, तीसरी बात निकलेगी। शब्द शक्ति हम कौन सी श्रेष्ठ है, अभिदा। देव भले सॉरी व्यंजना, देव भले मत माने। तो व्यंजना स्फुट स्फोट स्फुरित। मैंने वहां कहा संलक्ष्य क्रम, संलक्ष्य क्रम बीच में हमारी एक चर्चा चली थी कि संलक्ष्य क्रम यानी पुष्प में आप कौन सी पंखुड़ी कब बिंदी ये पता नहीं चलता है। यानी व्यंजना और अभिदा पूर्व पर, दूसरी थी संलक्ष्य। इसका अर्थ अभिदा का ज्ञान हुआ क्रम से, संलक्ष्य क्रम, उसके बाद व्यंजना का ज्ञान हुआ। कह रहे कि एक बात इन्होंने ये बात कही, अगली बार अच्छा इसका ये भी अर्थ हो सकता है, कह रहे। उदाहरण के रूप मैंने कहा 9 बज गए, इसके 2 अर्थ हुए कि बस का टाइम हो गया जाने का, दूसरा नहीं चाय का टाइम हो गया होगा। तो 2 अर्थ निकाले। इसका मतलब अभिदा का पहले ज्ञान हुआ, उसके बाद व्यंजना का। और संलक्ष्य क्रम क्या ऐसा होता नहीं, ये फर्स्ट ग्रेड का सिद्धांत रहेगा, वहां हम पूरे उसके विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो ध्वनि सिद्धांत है व्यंजना पर आधारित है। इसका मतलब अभिनव गुप्त का ध्वनि सिद्धांत संबंध बिल्कुल है। अभिनव गुप्त का ध्वनि सिद्धांत से संबंध या मोस्ट सवाल रहेगा वो ये रहेगा, अभिनव गुप्त ने अभिदा को नकार कर व्यंजना की बात कही। इन्होंने ये कहा कि रस का जो आपको भोग हो रहा है वगैरह वगैरह आप कह रहे हैं, इसका अभिदा से कोई लेना देना नहीं, व्यंजना से। व्यंजना से इन्होंने ये कहा कि रस न तो उत्पन्न होता है, न रस का अनुमान है, न रस का भोग है, रस अभिव्यक्ति का साधन है। कह रहे रस को प्रकट किया जाता है, रस अभिव्यक्ति का माध्यम है। इन्होंने साधारणीकरण की बात को आगे बढ़ाया। और रस उत्पन्न कहां होता है, इन्होंने भी भट्टनायक की बात को ही मान्यता दी। यानी भट्टनायक ने जो कहा कि रस का सही भाव रस रूप प्रकट होता है वो सामाजिक में, अभिनव गुप्त का ये बात आपकी सही। उन्होंने साधारणीकरण की बात की, अभिनव गुप्त का ये भी बात आपकी सही।
लेकिन भट्ट नायक ने जब ये कहा कि अभिधा भावकत्व बोधकत्व के माध्यम से, इन्होंने कहा ये बातें गलत, रस का भोग नहीं किया जाता है, रस क्या है, अभिव्यक्ति की चीज है। यानी भोज्य बोधक संबंध को इन्होंने कह दिया व्यंग्य व्यंजक संबंध, और भुक्ति की जगह इन्होंने कह दिया अभिव्यक्ति। ऐसे करके सेकंड ग्रेड का टॉपिक तो इतना ही है, ऐसे आगे किसका रहेगा, फर्स्ट ग्रेड वालों का रहेगा। तो अब कल की क्लास आपके रस की नहीं लगेगी, ध्यान रखना सेकंड ग्रेड वालों की। कल हम पढ़ेंगे साहित्य। फर्स्ट ग्रेड वालों को इतना पढ़ाया, ये मैं वीडियो डालूंगा, ये 3-4 बार इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। जस्ट अगली जैसे क्लास होगी ना, यानी 1 या 2 दिन बाद में 3 दिन लगातार छुट्टी लूंगा, तो शाम की क्लास लूंगा, उसमें पहले इसको पूरा देख करा देंगे फर्स्ट ग्रेड वाले, और मैं सीधा इससे आगे बढ़ूंगा, यानी इनका रिवीजन करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूं, ताकि इसको आराम से 1 बार 2 बार सुन लेंगे फर्स्ट ग्रेड वाले। सेकंड ग्रेड वाले जो आरंभ हमने एक सारणी बनाई थी ना, LASABBA, बस इनके सिद्धांत का नाम और इनका दर्शन ज्यादा है, इतना याद करने से ज्यादा आपको याद करना नहीं है। 10 मिनट बाद मिलते हैं, बहुत पढ़ाया ये।